नमस्कार। सभ्य कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। सुशीला देवी का मानसिक संतुलन दिन प्रतिदिन बिगड़ा ही जा रहा था। नीला को इस बात की बहुत चिंता हो रही थी कि कुसुम भाभी मम्मी को मुंबई बुला रही है। कई मम्मी के मुंबई जाने के बाद कुसुम भाभी उनके साथ कुछ बुरा ना कर दे, इसलिए उसने राजेश को कुसुम भाभी की प्रॉपर्टी डीलर वाली बात बता दी। ये सुनकर राजेश आग बबूला हो गया, लेकिन नीलू ने बड़े प्यार से समझाया, देखो राजेश, ये घर आप दोनों भाइयों का है। आज नहीं तो कल हमें अलग होना ही है। और कुसुम भाभी उसे दिन इसलिए चुप रह गई क्योंकि अब जो पापा इस दुनिया में नहीं रहे और मम्मी को दिमागी जो हालात ठीक नहीं है, इसलिए अब जो भी फैसला करना है तुम दोनों भाइयों को ही करना है। राजेश सोच विचार में खो गया और सोचने लगा, इस समस्या का क्या समाधान निकाला जाए। नीलू राजेश चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नीलू बोली, अरे आज तो संडे है, आज को आ गया। राजेश ने कहा, तुम बैठो, मैं देखकर आता हूँ। जैसे ही राजेश ने दरवाजा खोल, सामने कुसुम और बिरजेश खड़े हुए थे। दोनों को देखकर राजेश कुछ देर के लिए हैरान रह गया। खुद को सहज करते हुए बोला, अरे भैया, आपने बताया नहीं, फोन भी नहीं किया। बड़े भैया, आप मुझे फोन कर देते तो मैं आपको एयरपोर्ट लेने पहुंच जाता। ऐसे अचानक आने का प्रोग्राम कैसे बन गया? भैया सब ठीक तो है ना? ब्रिजेश थोड़े रूखे स्वर में बोला, क्या अपने घर आने के लिए भी मुझे तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी? अपने भाई को पहली बार इस तरह बातें करते देखकर राजेश को बहुत दुख हुआ। उसका दिल डीएसी रह गया क्योंकि दोनों भाइयों में आज तक कभी मनमुटाव पर भी बहसबाजी नहीं हुई थी। बचपन से ही दोनों एक दूसरे से प्यार और एक दूसरे को सहयोग देते आ रहे थे। आज पहली बार था कि राजेश के बड़े भाई ने उसे इस तरह की बात की थी। राजेश ने दोनों के चरण छुए और सामान पकड़कर अंदर लाने लगा और कहा, नीलू 2 कप चाय बना, मुंबई से भैया भाभी आए हैं। नीला ने पहले आकर जो दोनों के चरण छुए और आशीर्वाद लिया और पीने के लिए पानी दिया। उसके बाद विमल को चाय बनाने के लिए बोल दिया। राजेश और नीलू एक दूसरे से आंखों आंखों में पूछ रहे थे, तुम्हें पता था कि वो आने वाले हैं? दोनों ने एक दूसरे को मना कर रहे थे क्योंकि ब्रिजेश और कुसुम कभी भी मुंबई से पहले आते थे तो हमेशा पहले फोन करते थे और फिर आते थे। आज पहली बार ऐसा हुआ कि बिना बताए आ गए, नहीं तो हमेशा राजेश उन्हें एयरपोर्ट पर लेने जरूर पहुंच जाता था। राजेश ने कहा, भैया आप फ्रेश हो लीजिए और मैं तब तक आपके लिए नाश्ता तैयार करने के लिए बोल देता हूँ। कुसुम तो अपने कमरे में गई और नहा धोकर वापस नाश्ते के लिए आ गई। कुसुम ने पूछा, मम्मी जी कहाँ हैं? नीलू ने कहा, भाभी वो अपने कमरे में लेटी हुई है, आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो थोड़ा देर से उठती है। कुसुम मन ही मन सोच रही थी, देर से क्यों नहीं उठेगी, आखिर घर में 24 घंटे की नौकरानी लगी हुई है, सारे काम तो वो कर देती है। सास बहू दोनों बड़े मजे से आराम करती रहती हैं। राजेश ने अपने बड़े भाई से कहा, भाई माँ की मानसिक स्थिति धीरे धीरे खराब होती जा रही है। पापा के जाने के बाद मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा तो मम्मी के जो उनके दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ है। वैसे मैंने जो मम्मी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा दिया है, लेकिन पता नहीं मन को भूलने की बीमारी हो गई है। कई बार तो खाना खाकर भी भूल जाती हैं। बिरजेश और उसकी पत्नी दोनों सुशील जी के कमरे में गए तो सुशील जी अपने कमरे में आराम से सो रही थी। दोनों ने सोचा जब उठेगी तो मिल लेंगे। दोनों देखकर कमरे से बाहर आ गए। बिमला ने नाश्ता टेबल पर लगा दिया था और सब बैठकर नाश्ता करने लगे। नाच करने के बाद दोनों अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। राजेश दोनों परेशान हो रहे थे कि ऐसे अचानक से क्या बात करने आए हैं। जब से आए हैं कुछ बात भी नहीं रहे कि वो किस काम के लिए ऐसे अचानक आए हैं। कुछ देर बाद सुशीला देवी कमरे से बाहर उठकर आई तो नीलू ने उन्हें चाय दी
और बताया कि माँ बड़े भैया भाभी आए हुए हैं। ब्रिजेश ने माँ की आवाज सुनी तो कुसुम को लेकर बाहर आ गया। जैसे ही वे दोनों आए माँ के चरण स्पर्श करने लगे। सुशीला देवी ने उन्हें हटाते हुए कहा, अरे ये कौन लोग हैं, कहाँ से आ गए नीलू? और राजेश ने कहा, मध्य ध्यान से देखो, ब्रिजेश भैया है और कुसुम भाभी आए हैं, आपके बेटा और बहू जो मुंबई में रहते हैं। सुशीला देवी ने दिमाग पर बहुत जोर डालते हुए उन्हें याद आया कि उनकी ऐसी हालत देखकर कुसुम और ब्रिजेश के तो होश उड़ गए। वो सोचने लगे, मन से बात करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। अब तो हमें सीधे राजेश से ही बात करनी पड़ेगी क्योंकि मन तो अपने होशो हवास में ही नहीं है। ब्रिजेश ने कहा, राजेश भाई तो वैसे मन से बात करने आया था, लेकिन अब तुम ही हो जिससे मुझे सारी बात शेयर करनी पड़ेगी। ब्रिजेश बोल, भाई देखो, तुम तो इतने बड़े घर में अकेले रहते हो, बड़े मजे के साथ, और मैं वहाँ छोटे से घर में 2 बेटे और पत्नी के साथ रहता हूँ। तुम तो देख ही रहे हो मैं मकान का क्या हाल है। दिन प्रतिदिन किराए बढ़ते जा रहे हैं, और वैसे भी भाई तुम इतने बड़े मकान में अकेले रहे देखो, मैं तो यहाँ आकर अब रह नहीं सकता क्योंकि मेरा तो सब कुछ वहीं सेट हो गया है। दोनों बच्चों की नौकरी भी वहीं लग रही है, तो मैं तो वहीं रहूंगा। तू कल को बच्चों की शादी के बाद मुझे बड़े घर की तो अब मुझे आवश्यकता है नहीं, और अपने घर से ही मैं अपने घर का होना मुझे जरूरी है। राजेश भोला, भाई आप सीधे सीधे बताओ आप क्या चाहते हो, क्योंकि ये तो आप देख ही रहे हो कि माँ की हालत कैसी है। जो भी फैसला लेना है भाई हम दोनों भाइयों को ही लेना है। अगर आप बंटवारा चाहते हो तो बताओ, इस बंटवारे के अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास है तो वो भी मुझे बताओ। ब्रिजेश बोल, असली बात यह है कि मैं वहाँ मुंबई में 3 कमरे का फ्लैट अपने लिए बुक करवा लिया है। थोड़ी डी डाउन पेमेंट भी तो दे दी है, लेकिन फ्लैट मिलने में अभी हमें 2 साल का समय लगेगा। 2 साल तक मकान का किराया भी देना है और मकान की किस्त भी चुकानी पड़ेगी। ब्रिजेश बोला, अगर मैं लोन लेता हूँ तो मेरे पास वहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसमें कि मैं लोन ले सकूं। ले देकर एक ही मकान है। अगर मैं इस पर लोन लेता हूँ तो यह मकान आने वाले 20 साल के लिए गिरवी रखा जाएगा, जो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। घर का किराया भरते हुए मकान की किस्त भरना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। दोनों बच्चों की पढ़ाई भी अभी चल रही है, उनकी पढ़ाई पर खर्च हो रहा है और आगे शादी विवाह पर भी खर्च करना है। तो मेरा सुझाव तो ये है राजेश, अगर तुम यह मकान रखना चाहते हो तो मुझे इस मकान की कीमत लगवाने के बाद आधे पैसे देकर पूरा मकान तुम ले लो, या फिर यह मकान बेचकर मुझे आधे पैसे दे दो जिससे मैं वहाँ का मकान खरीद सकूं, ताकि तुम्हारे दोनों भतीजे विवाह के बाद अपने परिवार के साथ अच्छे से रह सके। नहीं तो वो भी मेरी तरह उम्र भर किराया भरते ही रह जाएंगे। इतने बड़े शहर में किराए दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और रिटायरमेंट के बाद तो मैं तो वहीं रहने की योजना बनाई है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों की नौकरी भी वहीं लग रही है। तो मैं तो अपने बच्चों के साथ ही रहना चाहता हूँ। हाँ, तुम्हारी इच्छा मन को मेरे साथ भेजने की है तो तुम भेज सकते हो, मैं उनकी सेवा में पीछे नहीं हटूंगा। राजेश बोला, भैया मैं मन से बात करने के बाद बताऊंगा। ब्रिजेश बोल, अरे भाई, अगर मन की हालत इस तरह खराब नहीं होती तो मैं ये बात उनसे ही करता, तुमसे क्यों करता। अब तो जो फैसला लेना हम दोनों को लेना है, तुम्हें जो मंजूर हो वही मुझे भी मंजूर होगा। ब्रिजेश ने कभी आज तक राजेश से खुलकर कोई बात नहीं की थी, क्योंकि उसे तो कभी भी घर के किसी मामले में दखलंदाजी करने का शौक नहीं था। वो तो जो भी करते थे सबकी मर्जी से होता था, लेकिन आज पहली बार अपने भाई को इतनी खुलकर बात करते देखकर राजेश हैरान हो रहा था, क्योंकि इतनी समझदारी वाली बातें तो उनके भाई ने आज तक की नहीं थी। राजेश को समझते देर नहीं लगी। ये सारी सिखाई पट्टी कुसुम भाभी की है।
राजेश बोल, भाई मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं आपको सोच विचार का ही इसका जवाब दूंगा, क्योंकि यह मकान पिताजी की आखिरी निशानी है और मैं इसे बेचना नहीं चाहता। राजेश से ब्रजेश तुरंत बोल, तो कोई बात नहीं भाई, तुम आधे पैसे दे दो और मकान को पूरा रख लो। राजेश बोला, लेकिन अगर मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया तो फिर मैं कोई और ऑप्शन देख लूंगा, लेकिन मुझे सोने के लिए समय तो चाहिए। ब्रजेश ने कहा, देखो राजेश, मेरे पास समय काम है, क्योंकि तुम्हारी भाभी ने मुझे बिना बताए फ्लैट बुक पहले ही कर दिया और अब अगले महीने से उसके इंस्टॉलमेंट जाने शुरू हो जाएगी। तो भाई प्लीज तुम जो भी फैसला लेना चाहते हो जल्दी लेना, ताकि मेरा नुकसान ना हो। इस बंटवारे में हम दोनों भाइयों के प्यार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन हाँ, हम दोनों के अपने अपने घर बन जाएंगे और दोनों के बच्चे सुखी हो जाएंगे। राजेश अपने भाई की बातें सुनकर सोचने लगा और नीलू से बोला, मैं कितनी भी कोशिश करूं तो भी मकान की आधी कीमत बड़े भाई को नहीं दे सकता, और अगर घर पर लोन लेकर देता हूं तो कहीं भाई मुकर गए तो मेरे बच्चों को आगे चलकर परेशानी उठानी पड़ेगी। यदि मैं आधा बेचकर भाई को पैसे देता हूं तो घर इस तरह से नहीं बना है कि आधा हिस्सा बेचकर उन्हें पैसे दे दो। राजेश हर तरह से सोच विचार कर रहा था कि समस्या का समाधान कैसे निकाले। उधर नीलू के पीहर में चंचल अपनी मां को छोड़ने के बहाने से हरी के साथ अपने गांव गई थी। हरी तो उन्हें छोड़कर वापस आ गया था, लेकिन चंचल कुछ दिनों के लिए अपनी मां के पास रुक गई थी। चंचल ने पटवारी से मिलकर चुपचाप गांव की जमीन अपने नाम करवा ली थी। हरी से कागजों पर साइन करवा लिए थे। चंचल ने हरी को समझाया, देखो तुम्हारा कर्ज देने के बाद इतने पैसे बचेंगे कि हम दोनों आराम से रह सकते हैं, लेकिन अगर ताऊजी को बढ़ाकर तुम जमीन बेचोगे तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। वो सारी जमीन अकेली हड़प लेंगे और मैं कौन से पैसे लेकर भागे जा रही हूँ। मैं भी तो तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारा बुरा थोड़ी ही सोचूंगी। चंचल ने कहा, मैं जमीन बेचने के बाद सारे पैसे तुम्हें दे दूंगी और तू खुद गांव से आकर पैसे ताऊजी को दे देना, ठीक है। चंचल ने हरी को पूरा विश्वास दिला दिया था कि वो भी उसकी शुभचिंतक है। आभारी उसके झांसे में पूरी तरह फंस चुका था। हरी माँ और बेटी की चालबाजी का शिकार हो गया था और उनकी बातों में आकर उसने कागजों पर साइन कर दिए और अपने नाम की जमीन भी चंचल के नाम ट्रांसफर कर दी। गांव में पटवारी ने भी जल्दी जल्दी सारे काम पूरे करवा दिए। चंचल ने हरी से कहा कि वो कुछ दिन में वापस आ जाएगी। मैं थोड़े दिन अपनी माँ के साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि माँ की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है। हरी ने कहा, ठीक है, तुम अपनी मम्मी की तबीयत ठीक होने के बाद तुरंत आ जाना। हर के साथ रहते हुए चंचल को 2 साल गुजर चुके थे। भले ही चंचल हमेशा लड़ाई झगड़ा करती थी, लेकिन अपनी मीठी मीठी बातें और प्यार भरी अदाओं से हरी का दिल भी जीत लेती थी। हरी भी चंचल पर पूरा विश्वास करने लगा था। अब तो वो कहीं ना कहीं जाने वाली नहीं है, अब तो ये जीवन भर मेरे साथ रहेगी। भले ही इससे पहले इसकी जिंदगी में हजारों लड़के आए हो और चले गए हो, लेकिन अब ये सिर्फ मुझसे प्यार करती है और मेरी जीवन साथी है। अंधा विश्वास और भ्रम ही इंसान को बहुत नुकसान पहुंचता है। जब मनुष्य किसी पर अंधा विश्वास कर लेता है तो खुद अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेता है। हरी भी चंचल की बातों में आकर अपना नुकसान तो कर बैठा था, लेकिन उसको एहसास उसे अभी हुआ नहीं था। चंचल के प्यार और अंधे विश्वास की डोर में बंधा हरी चंचल को गांव छोड़कर शहर वापस आ गया। हरी जितना चालक और धूर्त व्यक्ति था, उसकी पत्नी उसे 10 गुना तेज और चालक थी। वो कहते हैं ना, शेर को सवा शेर मिला ही जाता है। अब अंचल पर पूरा विश्वास करने लगा था वह, और इसी विश्वास का चंचल ने फायदा उठाया। उसने गांव की जमीन गांव के साहूकार को बेचकर अच्छी कीमत लेकर दोनों माँ बेटी गांव से रातों रात फरार हो गई। कुछ दिन तो उनके जाने की किसी को भनक नहीं लगी।
ताऊ जी तो ये सोचते रहे कि वो हरी के साथ शहर में रह रही हैं। श्याम बाबू का परिवार यह सोचता रहा कि वो गांव में अपनी माँ के साथ रह रही है। दोनों ही एक दूसरे से अभिनगर थे। रहे तू की जमीन हड़पना चाहते थे, इसलिए वो चंचल की कोई बात अपने भाई को नहीं बताते थे। लेकिन चंचल और उसकी माँ ने एक तीर से दो निशाने साध लिए थे। श्याम बाबू ये सोच रहे थे कि अरे अपने गांव में तो रहती है, बड़े भैया भाभी भी तो वहीं रहते हैं, और अब चंचल ने पूरे परिवार का विश्वास जीत लिया था तो किसी ने इस बात की परवाह नहीं की कि वो इतने दिनों बाद क्यों नहीं वापस आई। सरस्वती तो चंचल से पहले ही बहुत दुखी और परेशान थी। उसकी अपने गांव वापस जाने से उसे कुछ दिन का आराम मिल गया था, इसलिए उसने उसकी परवाह नहीं की। बहू वापस क्यों नहीं आ रही है। घर में शांति थी। सरस्वती तो ये सोचकर खुश थी कि उसे उन माँ बी के सेवा से कुछ दिनों का आराम मिल गया। इसलिए सरस्वती को चंचल के ना आने से किसी तरह का फर्क नहीं पड़ रहा था। नीलू भी अपने घर परिवार में काफी समस्याओं से घिर गई थी। उसका भी घर में आना जाना काफी कम हो गया था। अब अपने जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं जब आ जाती हैं तो इंसान उन समस्याओं में उलझा के रह जाता है। नीलू भी घर के बंटवारे को लेकर बहुत तनाव में थी, क्योंकि अपना घर छोड़कर जाने में उन्हें भी दुख हो रहा था। आखिर उसने इस घर में ही सारी खुशियां पाई थी और माँ को इस घर से क्या लेकर जाएंगे, ये सोचकर परेशान हो रही थी। राजेश के लिए भी इतनी जल्दी बनाया घर ढूंढना आसान काम नहीं था, क्योंकि घर बनवाने में समय तो राजेश के पास बिल्कुल नहीं था। राजेश ने अपने कई दोस्तों से बात की, लेकिन सभी दोस्तों ने यही समझाया, यार क्यों सर पर कर्ज चढ़ा रहे हो, क्यों तो अपने बच्चों का भविष्य खराब करना चाहता है। देख भाई, साधारण सी बात है, जो जहाँ रहता है वही उसका घर बन जाता है। और तुम्हारे बड़े भैया अगर मुंबई में रहते हैं तो मैं अपना घर वह तो वही बनाएंगे ना, और इस घर का तो उन्हें कोई फायदा मिलने नहीं रहा, तो तुम इस घर को किराए पर चढ़ा सकते हो, ना ही उसके किराए से वो अपनी किस्त उतार सकते हैं। इससे अच्छा ऑप्शन यही है कि तुम यह मकान बेचकर अपना एक अलग घर ले लो और अपने भाई को आधे पैसे दे दो। तुम भी सुखी रहोगे और तुम्हारा भाई भी सुखी रहेगा। आखिरकार दोनों भाइयों के घर भी बन जाएंगे। और रही तुम्हारी मम्मी जी की बात, वो तो मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो चुकी है। उन्हें तो तुम कहीं भी रखो, अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अभी भी कुसुम और ब्रिजेश भाई को पहचान नहीं पाई उनके लिए। अब इस घर का कोई महत्व नहीं है। राजेश को अपने दोस्त का सुझाव सही लगा। राजेश ने सोचा, बात तो सही है, दोनों भाइयों के अपने अपने मकान बन जाएंगे और बड़े भाई को किराए के मकान से मुक्ति मिल जाएगी और कुसुम भाभी की माँ की मुराद भी पूरी हो जाएगी। राजेश आज श्याम बाबू से मिलने उनके घर चला गया और उनसे भी मकान बेचने के बारे में सलाह करते हुए पूछने लगा कि बाबूजी वो क्या करें। श्याम बाबू ने कहा, देखो बेटा, मेरी तो यही सलाह है, तुम मकान बेचकर अपने भाई को आधे पैसे दे दो, क्योंकि बड़े शहर में किराए पर रहना भी बहुत मुश्किल होता है। उसके बच्चे बड़े हो गए हैं तो घर तो उसको भी चाहिए, और वैसे भी बेटा, पिता की संपत्ति पर उसका पूरा हक है। श्याम बाबू बोल, बेटा, राजेश प्रॉपर्टी को लेकर बहुत लोगों के मन में मनमुटाव होते रहते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, प्रॉपर्टी के चक्कर में भाई भाई का दुश्मन बन जाता है और कई बार तो ये दुश्मनी कोर्ट कचहरी में भी जाती है। घर के मामले को घर में समझा सुलझा लेना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए, वही बेहतर होता है। मैं तुम्हें दूसरा सुझाव ये देना चाहता हूँ कि तुम्हारी तो सरकारी नौकरी है, तुम तो वैसे भी सरकार की तरफ से रहने के लिए तुम्हें बांग्ला मिल जाएगा। इतनी ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए हो, तुम सरकारी क्वार्टर में क्यों नहीं चले जाते हो। मैं मानता हूँ बेटा, सरकारी घर तुम्हारे घर जैसा खूबसूरत नहीं होगा, लेकिन समय पास करने के लिए तो ठीक है, क्योंकि
बेटा किराए का मकान तो किराए का होता है। कहते हैं वैसे मैंने देखा है कि साहब का बंगला बहुत सुंदर है। श्याम बाबू बोल, बेटा राजेश, और जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से कुछ समय के लिए बैंक में डिपॉजिट करवा दो, और जब तुम्हारे और पैसे जुड़ जाए तो अपने लिए एक मकान खरीद लो। अभी तो जल्दबाजी में जो मकान देखोगे वो तो महंगा मिलेगा और ऊपर से तुम्हारी पसंद का भी नहीं मिलेगा। थोड़े समय बाद तुम इत्मीनान से कच्चा मकान ढूंढना और खरीद लेना, तब तक तुम्हारा पैसा भी थोड़ा और जमा हो जाएगा। श्याम बाबू बोल, राजेश बाबू अभी तो आपकी सर्विस में बहुत साल पड़े हैं, इतने साल तुम सरकार का फायदा उठाओ। सच कहूँ राजेश बेटा, सरकारी मकान इतने बुरे नहीं होते हैं। राजेश को श्याम बाबू का सुझाव बढ़िया लगा। वो शाम को जो घर पहुंचा और नीलू के साथ बिठाकर सरकारी कॉलोनी में आ गया। सरकारी कॉलोनी सच में बहुत सुंदर और साफ बनी हुई थी। कुछ क्वार्टर 2 बेडरूम थे, कुछ 3 बेडरूम थे और कुछ मकान बंगले के रूप में इंडिपेंडेंस भी थे। राजेश ने अपने ऑफिस से पता कर लिया कि के को कौन सा घर मिलता है, और जब उसने उसे घर को देखा तो घर देखने में काफी बड़ा और सुंदर था। 4 कमरे का सुंदर सरकारी घर और पीछे गार्डन देखकर राजेश का मन तो खुशी से झूम उठा। बिजली पानी हर चीज की सुविधा थी, बस घर थोड़े पुराने समय के बने थे। नीला ने राजेश को कहा, देखो घर अच्छा है, अगर हम चाहे तो इसमें आराम से रह सकते हैं, और पापा सही कह रहे हैं। जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम अपनी रिटायरमेंट से पहले घर बना लेंगे। अभी तो हमारे बच्चे भी बहुत छोटे हैं और हम सरकारी घर में रह सकते हैं। नीलू को सबसे अच्छा लग रहा था कि कॉलोनी चारों तरफ से बंद थी। जिस तरह से मम्मी मानसिक तनाव से गुजर रही थी तो वो यहाँ सुरक्षित रहेंगे। आसपास के लोग सभी आपके ऑफिस वाले हैं, तो मम्मी का ध्यान भी रखेंगे कि कहीं वो घर से बाहर अकेले ना निकल जाए, तो मम्मी जी के लिए ये जगह सुरक्षित है। नीलू ने कहा, आपको पता है जब से मकान बेचने की बात शुरू हुई है, बात तो विमला का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा। वो बेचारी तो हमारे भरोसे इस घर में रह रही थी। अब वो अकेली औरत अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाएगी, यही सोच सोच कर वो उदास हो रही थी। लेकिन देखो, इस घर में एक सर्वेंट क्वार्टर भी है, तो हम विमल को भी पहले की तरह अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि वो मम्मी और घर दोनों को बहुत अच्छे से संभालती है। वो हमारे साथ रहेगी तो बेसहारा होने से बच जाएगी, नहीं तो उसे भी अपने गांव वापस जाना पड़ेगा। राजेश ने सरकारी घर के लिए एप्लीकेशन लिखकर ऑफिस में जमा करवा दी। राजेश का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था और काम भी बहुत बढ़िया था, इसलिए ऑफिस वालों ने उसे 1 हफ्ते के अंदर ही एक बंगला उसके नाम पर अलॉट कर दिया। लेकिन अगले महीने दिवाली थी, तो राजेश ने इस इच्छा व्यक्त की कि 2 महीने भाई, 2 महीने का समय आपके पास है, तो हम दिवाली मनाने के बाद ही इस घर में को छोड़कर सरकारी घर में चले जाएंगे। मैं चाहता हूँ माँ और हम सब मिलकर एक बार भी इस मकान में आखिरी बार धूमधाम से दिवाली मना लें, तो उसके बाद तो हम लोग अलग ही अलग रहेंगे। पता नहीं फिर हम कब दोनों इकट्ठे मिलकर दिवाली मना पाएंगे। ब्रिजेश ने कहा, अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा जब दिल करे मुंबई आना और मेरे साथ दिवाली मना लेना, और जब कभी मेरा मन करेगा तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, और ये तो सिर्फ नौकरी के चक्कर में है। वहाँ पर जाकर बस गया, नहीं तो मेरा दिल तो अभी भी इसी शहर में लगता है। और छोटे भाई, यकीन करो, घर में सिर्फ मजबूरी में बेच रहा हूँ। घर महीने इतने किराया देकर मैं थक गया हूँ। राजेश ने कहा, मैंने कुछ प्रॉपर्टी डीलर से बात किया है, वो एक दिन में हमें अच्छे अच्छे खरीदारों से मिलवा देंगे जो इस मकान की अच्छी कीमत देकर जाएंगे। तभी कुसुम बोली, देवर जी, उसकी क्या आवश्यकता है? एक प्रॉपर्टी डीलर है जिसे मैं जानती हूँ, वो हमारे मकान में बहुत इंटरेस्टेड है। वो तो मुंह मांगी
कीमत देने के लिए तैयार बैठा है। मैं अभी उसे फोन करके बुलाती हूँ। कुसुम से फोन करने के लिए जो अंदर चली गई। राजेश को अपने भाभी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नीलू की बात पर पूरा विश्वास हो गया कि सच में इस मकान को बेचने की साजिश कर रही थी। भाभी राजेश सोच रहा था, काश उसके पास इतने पैसे होते कि वह इसकी आधी कीमत चुका सकता तो वो इस मकान को कभी नहीं बिकने देता। वो माकन्ने नहीं के पापा की आखिरी निशानी थी, लेकिन कई बार इंसान इतना मजबूर हो जाता है, अपनी कीमती चीज भी उन्हें बेचनी पड़ जाती है। राजेश ने बुरे वक्त में हमेशा हर किसी की मदद की थी, लेकिन आज उसकी मदद के लिए कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा था। राजेश सोच रहा था कि उसने आकाश के मकान को तो बचा लिया, लेकिन देखो आज अपने मकान को बचाने में कितना असफल रहा। नीलू ने राजेश से पूछा, क्या वह देवी से पैसे लेकर इन्हें दे दे? उसके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, हम उसे धीरे धीरे पैसे वापस कर देंगे। लेकिन इतने सालों से देवी का व्यवहार देखने के बाद राजेश ने नीलू को उसके आगे हाथ फैलाने के लिए मना कर दिया कि नहीं नीलू, तुम आज तक अपने परिवार का लिए बहुत करती आई हो। वो नहीं चाहता कि तुम आज उनके आगे हाथ फैलाओ, और वैसे भी नीलू जो होना वो निश्चित है। ये बंटवारा तो आज नहीं तो कल होना ही था, लेकिन एक बात बहुत अच्छी हुई। इस बंटवारे के बाद कम से कम किसी के मन में मां मुत नहीं रहेगा। सब अपने अपने घर में सुखी रहेंगे, केवल एक शख्स दुखी रहेगी, वो है मेरी प्यारी माँ। राजेश ने बड़े दुखी मन से कहा, क्योंकि वह तो अपना घर बनाने के बाद भी आज बेघर हो रही है, क्योंकि उसे बेटे जो बंटवारा कर रहे हैं। ये कहकर राजेश की आंखों में आंसू बहने लगे। राजेश ने नीलू से कहा, मैं जल्दी ही अपना घर बना लूंगा ताकि मेरी माँ अपने घर में रह सके। सारी जिंदगी मेरी माँ अपने घर में रही है और अब बंटवारे के बाद उसे सरकारी क्वार्टर में रहना पड़ेगा। सरकारी घर कितना भी अच्छा हो, लेकिन अपने घर जैसा नहीं होता। नीलू भी मनी माँ सो रही थी। राजेश सही कह रहे हैं, इस वक्त सबसे ज्यादा कस्टमर मम्मी जी को ही होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम भी इस वक्त बहुत मजबूर हैं। सच में समय इंसान से क्या 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 करवा देता है, यह इंसान को कभी पता नहीं चलता है। कुसुम के कहने पर प्रॉपर्टी डीलर तुरंत दौड़ा चला आया और घर को देखकर अंदर से बहुत खुश हुआ। उसकी तो काफी समय से इस घर पर निगाह बनी हुई थी, क्योंकि उसको इस घर के लिए एक बहुत अच्छा ग्राहक मिल गया था, जो अच्छे दाम के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलर को अच्छी कमीशन भी दे रहा था। ढीला ने बड़ी बेबाकी से सारा घर अच्छे से घूम घूम कर देखा और उसके बाद बोला, मैं कल एक ग्राहक को लेकर आऊंगा, उन्हें आपका घर बहुत पसंद है और वो मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार है। कुसुम ने पूछा, वैसे भाई जी इस मकान की कीमत आपको सबसे ज्यादा कितनी होगी, आपके हिसाब से बताइए। तो डीलर ने कहा कि मैडम मकान बहुत पुराना है, लेकिन मकान बहुत सुंदर बना है, कम से कम इसकी कीमत आपको 70 से 80 लाख तो मिल ही जाएंगे। प्रॉपर्टी डीलर बोला, अब आप ये बताइए इस घर के कितने हिस्से होने हैं कि सर, और अपना सामान पैक करने लगा और बोल, बस दीदी अब मैं मम्मी पापा के साथ रहूंगा। नीलू राजेश ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि एक न एक दिन तो किशन को अपने मम्मी पापा के पास वापस जाना ही था। बड़े ही दुखी मन से किशन भाई दूज का टीका करवा कर अपनी बड़ी दीदी के यहाँ से अपना सामान लेकर अपने घर वापस आ गया। राजेश ने भी उसे इसलिए नहीं रोका क्योंकि किशन समझदार हो चुका था, अपना अच्छा बुरा समझता था। अब वो हरी के चक्कर में फंसाने वाला नहीं था, उसे अच्छे और बुरे की समझ हो गई थी, और वैसे भी श्याम जी को इस वक्त अपने बेटे की ज्यादा आवश्यकता थी। तभी विमला ने पूछा, दीदी मैं कब की टिकट बुक कर लूं, क्योंकि मकान खाली होने के बाद तो मुझे भी जाना पड़ेगा। नीलू ने कहा, नहीं विमला, हम तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। अभी तो तुमसे बहुत सारे काम करवाने, तुम अपना सामान पैक जरूर करो, लेकिन अब हमारे साथ चलने के लिए। ये सुनकर विमल खुशी से झूम उठी।
अब उसे रहने की जगह भी मिल गई और काम भी नहीं छूटेगा। जब घरेलू नौकर अपने मालिक के साथ कई वर्षों तक साथ रहते हैं तो जल्दी उन्हें छोड़ना पसंद नहीं करते। उनकी सेवा कर करके उन्हें संतुष्टि मिलती है और फिर उन्हें पैसा से ज्यादा प्यार दुलार की आवश्यकता होती है। यही हाल बिमला का था। बिमला इस घर में काम जरूर करती थी, लेकिन एक पारिवारिक सदस्य की तरह उसको भी मान सम्मान था। काम तो उसे बहुत जगह मिल जाता, लेकिन प्यार और सम्मान इस घर के अलावा कहीं और नहीं मिलने वाला था। राजेश ने अपना सामान धीरे से उठाना शुरू कर दिया था। सरकारी बंगले की साफ सफाई करवाकर सामान वहां पर रखवा दिया था। कुसुम ने अपना सारा फर्नीचर बेच दिया था कि अपने नए घर में वो नया सामान सजेगी और अपने घर को नई तरीके से सजा कर रखेगी। वैसे भी कुसुम के लिए इतनी दूर सामान ले जाना बड़ा मुश्किल था। प्रॉपर्टी डीलर ने बयान दिलवाकर मकान जो कि कागजी कार्रवाई पूरी कर दी थी। सुशीला देवी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि घर में क्या हो रहा है। कभी उसे याद आता तो वो बहुत समझदारी वाली बात करती और कई बार इतनी नासमी वाली बातें करती कि नीलू को इतना अफसोस होता कि मेरी सासू माँ ने कितनी समझदारी से सारे परिवार को संभाल कर रखा था। सारी उम्र समझदारी से जीवन गुजारने के बाद उनकी दिमागी अवस्था अंत समय में ऐसी हो जाएगी, ऐसा तो नीलू ने सपने में भी नहीं सोचा था। मकान का नया मालिक पूरे पैसे एक बार में ही देने को तैयार था। इस बीच में समय नहीं डालना चाहता था, लेकिन फिर भी मजबूरी में उसे 2 महीने का समय लेना पड़ा। 2 महीने बाद उसने सारे पैसे देकर घर अपने कब्जे में ले लिया। नीलू, राजेश और उसके दोनों बच्चों ने बड़े दुखी मन से घर को छोड़कर सरकारी घर में आ गए। कई दिनों तक तो किसी को इस नए घर में नींद ही नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे सबने वक्त के साथ समझौता कर लिया। बच्चों के स्कूल यहाँ से नजदीक थे और नीलू और राजेश का ऑफिस भी नजदीक था, इसलिए नील और राजेश कई बार बीच में घर के चक्कर लगा देते थे। सुशीला देवी तो सारा दिन परेशान रहने लगी कि मैं अपने घर को याद कर करके बहुत दुखी होती थी। कभी कभी कहती छत पर जाना है, कभी कहती गार्डन में बैठकर चाय पीनी है, और कई बार बिल्कुल नॉर्मल हो जाती और कई बार इतना परेशान कर देती। उन्हें संभालते चलते विमला तक जाती थी। उन्हें संभालना सच में बहुत मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन विमला के साथ आने से नीलू को बहुत आराम मिल गया था। वो सच में सुशीला देवी का बहुत ध्यान अपनी माँ की तरह रखती थी। दिन भर उनकी सेवा करती, कभी सिर में तेल लगाती, कभी हाथ पर दबाकर उन्हें सुला देती। कपड़े बदलने, नहलाना, सारे काम विमला ने अपने हाथों में ले लिए थे। कुसुम अपने नए घर को देखकर बहुत उत्साहित थी और सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की थी कि वो घर के 2 हिस्से हुए थे, क्योंकि माँ का दिमाग ही संतुलन ठीक नहीं था। इसलिए दोनों भाइयों ने घर को 2 हिस्सों में बांट लिया था और माँ की जिम्मेदारी राजेश ने अपने कंधों पर ले ली थी। कुसुम तो खुश थी अपने मन में ये सोचकर सारा काम इतनी आसानी से पूरा हो गया। काम तो ऐसे ही पूरे होने चाहिए, हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी कहो। लेकिन नीलू की किस्मत में तो जैसे बुरा समय शुरू हो गया था। पहले अपने ससुर जी को खोया, उसके बाद अपनी सासू माँ की मानसिक स्थिति को लेकर वो तनाव में रहने लगी और अब ये घर भी उसके हाथों से निकल गया। पैसों से ज्यादा उसे अपना घर प्यारा था। इस घर में वो दुल्हन के रूप में आई थी और इस घर में उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी थी, क्योंकि वो तो शादी के बाद से लगातार इसी घर में रह रही थी। नीलू ना तो कभी इस घर को बेचने की या इस घर परिवार से दूर रहने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। आज उसे पहली बार अपने ससुर के स्वर्गवासी होने का बहुत अफसोस हो रहा था कि अगर पापा जिंदा होते तो शायद कुसुम दीदी के हिम्मत करने पर भी पापा उन्हें समझा देते। लेकिन समय के साथ मनमुटाव भी बढ़ता है, रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा अपना समझते हैं। कई बार वही हमें अपना धोखा देते हैं, चाहे मजबूरी में दे या लालच में।
लेकिन धोखा तो धोखा ही होता है। नीलू और बच्चे धीरे धीरे नए परिवेश में खुद को ढाल रहे थे। धीरे धीरे सबको ये घर अच्छा लग रहा था। बिमला ने भी घर का तकरीबन सारा काम संभाल लिया था। बिमला सी सुशील जी की सेवा बड़ी श्रद्धा के साथ कर रही थी। कुसुम को अपने नया फ्लैट मिल गया था। उसने अपनी माता पिता, भाभी भैया, नील और राजेश को सह परिवार बुलाया था। घर पर बिमला को अकेले छोड़कर जाना नीलू को सही नहीं लग रहा था। इसलिए उसने कुछ दिनों के लिए किशन को वहां रहने के लिए दोबारा बुला लिया। किशन वैसे भी विमल को अपनी बड़ी बहन की तरह मानता था। राजेश, नीलू पूरे परिवार के साथ कुसुम के घर पहुंच गए थे। कुसुम का फ्लैट सच में बहुत सुंदर था। 3 बड़े खूबसूरत कमरे, तीनों के साथ खूबसूरत बालकनी बनी हुई थी। बालकनी में खूबसूरत पेड़ पौधे लगे हुए थे। घर बिल्कुल एक नई डिजाइन का आधुनिक तरीके से बनाया गया था। घर सच में बहुत सुंदर था। घर में हर सुख सुविधा का सामान कुसुम ने सजा रखा था। नीलू मन में सोचने लगी, कुसुम भाभी ने इतनी सजावट तो कभी अपने इतने सुंदर ससुराल वाले घर में भी नहीं की थी। नीलू सो रही थी कि सच में कुछ बहू ससुराल को अपना नहीं समझती हैं। देखो वहाँ पर कुसुम दीदी कितना सामान फैला कर रखती थी। घर में साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी। इसी कारण कई बार मम्मी जी नाराज भी हो जाती थी। सुशीला देवी हर वक्त बिखरे हुए सामान को समेटने में लगी रहती थी। अब देखो कुसुम भाभी ने अपना घर कितना खूबसूरत सजाया है। हर कमरे में मैचिंग पर्दे, सुंदर कालीन पलंग के साथ बिछा रखा है और हर कमरे में बैठने के लिए एक सोफा भी लगा हुआ है। कुसुम का घर 5वीं मंजिल पर था, लेकिन लिफ्ट होने से आने जाने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। राजेश और कुसुम आपस में बैठे बातें कर रहे थे। राजेश ने पूछा, भाभी यह घर आपको कितने का लिया? तो उसने बताया, ये घर उसने 70 लाख का खरीदा है। ये सुनकर राजेश के होश उड़ गए। कितना महंगा घर की इन्होंने कैसे खरीद लिया? इतना छोटा घर और इतना महंगा। राजेश ने कहा, भाभी देख लो, 10 लाख के अंतर पर हम अपना बंगला बेचकर अलग अलग हो गए। पापा का बनाया मकान आपके इस फ्लैट से कितना बड़ा और ऊपर था नीचे कितनी खूबसूरत कमरे बने हुए थे। हवादार कमरे, हर कमरे में कितनी बड़ी बड़ी खिड़कियां थी और साथ में बगीचा कितना सुंदर था। राजेश बोला, अगर हम साथ साथ रहते तो वो घर हमें कभी नहीं बेचना पड़ता। हम तो शायद इतना बड़ा घर कभी बन भी नहीं पाएंगे जितना बड़ा घर पापा हमारे लिए बना कर गए थे। राजेश बोला, देखो आपने भी कितने पैसे लगाकर सिर्फ 3 कमरे का घर बनाया है। राजेश बोल, कुसुम भाभी इतने रुपए खर्च करने के बाद भी देखा, आपने सिर्फ 3 कमरे का घर बनाया। इस घर की जमीन भी अपनी नहीं है और छत भी अपनी नहीं है। सिर्फ बीच में त्रिशंकु महाराज जी की तरह लटके रहो। ये बात सुनकर कुसुम को गुस्सा आ गया। उसने कहा, राजेश भैया, आने वाले सालों में इस मकान की कीमत दुगनी होगी और हम क्या सारी जिंदगी किराए भरते रहेंगे और आप उसे घर में मजे से रहते रहोगे। जब तक तुम्हारे भैया की नौकरी वहाँ थी, मैं वहाँ पर रही, लेकिन अब तुम्हारे भैया की नौकरी यहाँ है, तो मैं यहाँ घर बना लिया और हम अपने बच्चों के साथ यही रहेंगे। किसी को बुरा लगे या भला लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजेश बोला, भाभी ये तो समय बताया कि आप बच्चों के साथ यहाँ रहोगे या इस घर में अकेले रहोगे। नीलू ने राजेश को इस तरह बात करते देखा तो आकर बात को संभालते हुए बोली, अरे भाभी आप सही कह रही हैं। अब यहाँ पर भी कब तक किराए पर रहती? अब देखो किराया देकर घर अपना नहीं होता, लेकिन अब किस्तें देने के बाद घर अपना घर हो गया है। नील बोली, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बड़े शहर में मकान की कीमत आकाश छू रही है। आने वाले समय में आपके मकान की कीमत भी बहुत ज्यादा होगी, या तो फायदे का सौदा है। कोई बुरा नहीं। तब जाकर कुसुम का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। तभी ब्रजेश राजेश की बात सुनकर बोल पड़ा,
अरे भाई, इस मकान की कीमत आने वाले समय में 1.5 करोड़ हो जाएगी। भाई, हमारे इतने बड़े घर की कीमत मात्र 80 लाख मिले, जिसमें 6 कमरे थे। लन था हर कमरे में के साथ अटैच बाथरूम था। लेकिन यह मुंबई में देखो, इस छोटे से घर की आने वाले समय में कितने दाम बढ़ जाएंगे। मैं तो कहता हूँ भाई, तुम भी अपना घर यही बना लो और अपना ट्रांसफर भी यही करवा लो। दोनों भाई मिलकर एक ही शहर में रहेंगे। राजेश ने बुदबुदाते हुए कहा, एक घर में तो रह नहीं पाए, अब एक शहर में रहकर क्या करेंगे। राजेश बोल, बड़े भैया मैं तो वही ठीक हूँ। माँ का घर 2 छीन चुका है, अब उनका शहर नहीं छीन सकता। आपको पता है ना, माँ अपने शहर और अपने घर से कितना प्यार करती हैं। अगर पापा जिंदा होते तो शायद हम वो घर कभी नहीं बेच पाते। खैर भाई, जो होना था सो हो गया, अभी लकीर पीटने से क्या फायदा। राजेश बोला, भैया भाभी, आपको आपका घर मिल गया, आपको बहुत बहुत मुबारक, आप खुश रहिए। मैं अपने लिए घर देख रहा हूँ, कोई ठीक ठाक घर मिल गया तो मैं भी खरीद लूंगा। कुछ दिन रहने के बाद नीलू राजेश माँ के साथ अपने घर वापस आ गए, लेकिन कुछ बातों से राजेश का मन खट्टा हो गया था। दोनों भाइयों में कुछ बातों को लेकर जो मनमुटाव हुआ, उसके बाद से राजेश का मन कसला हो गया था, क्योंकि राजेश सिर्फ अपने बड़े भाई को से इतना चाहता था कि कुछ भी करके वो मकान ना बेच, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। नीलू ने राजेश को समझने की बहुत कोशिश की कि कुसुम भाभी अपनी जगह सही है, वो भी कितने साल इतने महंगे शहर में किराए पर रहती। तुम ही बताओ, इतना मोटा किराया देने के बाद कौन सा घर अपना हो जाता है। अब घर कम से कम किस्तें देकर घर तो उनका अपना हो गया। राजेश, इतने बड़े घर का हमें भी क्या करना था, जिसकी किस्मत में जितना लिखा होता है उसे उतना ही मिलता है। नीलू बोली, तुम इतनी चिंता मत करो राजेश, क्या पता हमारे भाग्य में इससे भी अच्छा कुछ लिखा हो। राजेश ने उदास होकर कहा, नीलू, जब बड़ों का आशीर्वाद सर पर होता है तो सब कुछ संभव हो जाता है। वो घर बड़ों का आशीर्वाद था, मेरे पिता की चाहत थी, जिसे हम दोनों भाई संभाल नहीं सके। तभी फोन की घंटी बाजे तो फोन इसने उठाया। उधर से श्याम बाबू की आवाज आई। राजेश ने पापा को हेलो बोलने के बाद नमस्ते कही। श्याम बाबू बोल, बेटा मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। राजेश बाबू ने पूछा, पापा क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो, क्या हो गया। श्याम बाबू ने बताया कि चंचल गांव की जमीन बेचकर अपनी माँ के साथ फरार हो गई है। राजेश बाबू बोल, अरे पापा, जमीन पर तो हरी के साइन होने थे, चंचल अकेले जमीन नहीं बेच सकती। पहले जमीन उसके नाम ट्रांसफर हो गई, उसके बाद ही वो आगे किसी को बेच सकती है। श्याम बाबू बोल, बेटा जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या दोष दें। राजेश ने कहा, मैं समझा नहीं। बाबूजी, इस कमबख्त हरामखोर ने राजेश से जो श्याम बाबू कहने लगे। हरी ने साइन कर दिए और उसने जमीन बेचने के लिए कहा। राजेश बोला, लेकिन क्यों, तो वो श्याम बाबू ने बताया, क्योंकि इस मनहूस आदमी ने अपने सिर पर इतना जो कर्जा चढ़ा लिया था, उसे कर्ज को उतारने के लिए सारा नाटक किया गया। राजेश बेटा, शादी भी एक नाटक थी। चंचल तो उसमें सिर्फ एक मात्र मोहरा थी जो इनकी मिलीभगत में शामिल थी। सारा काम मेरे बड़े भाई जनार्दन ने करवाया है। उसने इन दोनों को बहकाया और दोनों उसके बहकावे में आ भी गए, लेकिन फायदा चंचल और उसकी माँ उठ गए। मेरे बड़े भैया भी सिर पकड़कर रो रहे हैं और अपने लालच का परिणाम भोग रहे हैं, और हरी भी बैठा रो रहा है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बेटा, अभी तो मैं तुम्हारे पैसे भी वापस नहीं कर पाया था, अब जमीन भी हाथ से चली गई। राजेश ने कहा, पापा आप घबराओ मत, मेरे पैसे की तो आप चिंता मत करो, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है। इतनी कोशिश हो के बाद भी आपकी गांव की जमीन आपके हाथों से चली गई। पुश्तानी चीज अपने हाथों से जाने का दुख मैं जानता हूँ। राजेश ने कहा, पापा आपने पुलिस कंप्लेंट की क्या? तो
श्याम बाबू बोल, बेटा कैसी पुलिस कंप्लेंट, जब बेटे ने खुद साइन करके कागज चंचल को दे दिए तो किस बात की कंप्लेंट करूं। तो मैं अपने बड़े भाई पर अपनी बहू चंचल से ज्यादा विश्वास किया था, लेकिन देखो मेरे बड़े भाई ने मेरे साथ धोखा कर दिया। जमीन हड़पने की कोशिश की। श्याम बाबू बोल, बेटा मेरी जमीन चंचल के हाथ न लग जाए, इसलिए तो मैं जमीन हरी के नाम की थी, लेकिन इसने अपने नाम से उसके नाम ट्रांसफर करवा दी। सरस्वती देवी भी बैठकर अपना माथा पीट रही थी कि हे भगवान, उसके बेटा और बहू ने मिलकर उनके साथ बड़ा धोखा दे दिया। सरस्वती सोच रही थी, रिटायरमेंट के बाद गांव जाकर घर बनाएंगे और शान से रहेंगे। कितना कुछ श्याम बाबू और सरस्वती ने सोच रखा था, लेकिन इस लड़के ने तो नाक ही कटवा दी। ऊपर से इसके कर्ज की रकम भी सिर पर चढ़ गई। सरस्वती आज अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। अपने बेटे से ज्यादा उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने हरी की पहली गलती क्यों छुपाई, उसकी पहली गलती पर उसे थप्पड़ क्यों नहीं मारा। अगर वो अपने बेटे की गलती पर बचपन से पर्दा ना डालते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन अब अफसोस करने से क्या फायदा जब चिड़िया चुप गई खेत। राजेश नीलू के घर पहुंचा और पूछा, हरी तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो गांव में काम कर रहे थे ना। राजेश गुस्से में बोला, तो हरी को क्या वो सारी बातें सब कुछ झूठ है जो तुम सुधर गए हो और अपना काम अच्छे से कर रहे हो। राजेश बहुत गुस्से में बोल रहा था, इसका मतलब सारी बातें झूठी थी। तुम वहाँ पर भी मक्कारी कर रहे थे, कोई काम वाम नहीं कर रहे थे। अरे इस मिलीभगत में तुम्हारे ताऊ जी और तुम्हारे साथ शामिल थे। हरी ने अपना मुंह नीचे किए हुए बोला, जीजू ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ा बहुत कम कर रहा था। राजेश ने गुस्से में पूछा, फिर वहाँ कमाए हुए पैसे कहाँ है? तुम्हारे सिर पर इतना कर्जा कैसे बढ़ गया? तब हरी ने रोते हुए अपनी सारी सच्चाई अपनी जीजा जी को बता दी। सारी बातें सुनने के बाद राजेश की आंखों में खून उतर आया। वो उसे मैं आज गुस्से में जो आग बबूला हो गया। राजेश ने भी गुस्से में हरी को डोटी थप्पड़ मार दिए। हरी को मन ही मां अपने जीजा पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चुप था क्योंकि गलती तो उसने की थी आज पहली बार। सरस्वती जो बैठी थी और अपने बेटे को मार खाते हुए देख रही थी। सरस्वती का मन बहुत दुखी था। कोई भी माँ अपने बच्चों को ऐसे पीटते हुए नहीं देख सकती थी, लेकिन सरस्वती को आज अपनी गलती का एहसास हो गया था। उधर आकाश कुछ दिनों के लिए भारत आया था, जो वो सीधे राजेश से मिलने उसके घर चला आया। घर में नए लोगों को देखकर हैरान हो गया। जब उसे पता चला कि वो लोग यह मकान बेचकर कहीं और चले गए, आकाश सीधा अपनी ससुराल आया। यहाँ आकर देखा तो माजरा कुछ और ही था। राजेश हरी को डांट फटकार रहा था, बाहर तक आवाज आ रही थी। आकाश कुछ देर के लिए रुक गया। पहले उसने सोचा वापस चला जाए, लेकिन फिर सोचा कि मम्मी पापा से तो मिलना है। उसने घंटी बजाई तो सरस्वती ने दरवाजा खोल। आकाश ने अपने सास ससुर के पैर छुए और अंदर बैठक में आकर बैठ गया। सरस्वती ने उसे पानी पीने के लिए दिया। राजेश और श्याम बाबू खुद को सहज करते हुए आकाश के पास आकर बैठ गए। राजेश ने आकाश से पूछा, यार तुम कब आए, मुझे बता देते, मैं तुम्हें लेने आ जाता। आकाश ने कहा, जी मैं सीधे आपके घर गया था, पर वहाँ जाकर पता चला आप कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, तो इसलिए मैं सीधा अपनी ससुराल चला आया। आकाश ने बताया, वो अब वहीं रहना चाहता है क्योंकि शिवानी दीदी की सेहत में बहुत सुधार हो रहा है और डॉक्टर ने भी काफी उम्मीद जताई है कि वो काफी हद तक ठीक हो जाएगी। आकाश ने बताया, वहाँ मम्मी और बच्चों का मन भी लग गया है। रूप ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया है और पता है जी, जो वहाँ पर रूप के काम की बहुत वैल्यू है। उसके हाथ के बने स्वेटर, जर्सी बच्चों के स्वेटर, छोटी सॉक्स, टोपियां खूब बिक रही है, बल्कि इंडिया से ज्यादा लोग वाहन खरीद रहे हैं। और पता है आपको, फिर रूप का सामान तो हाथों हाथ बिक जाता है। सच में रूप बहुत हुनर वाली महिला है।
मैं प्रदेश में जाकर भी उसे अपना काम जमा लिया है। आकाश बोल, अब मैं वहाँ जीजाजी के साथ वहीं रहने का फैसला कर लिया है। मैं ये घर बेचने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे पैसों की आवश्यकता है। वैसे तो ऋषि जी बहुत अच्छे हैं, वो सारा खर्चा उठा रहे हैं, लेकिन ने कहा है जब अपना हमें यही रहना है तो भारत में घर रखने का कोई फायदा नहीं। अब उसे घर में तेरे पिता के बिना मैं भी नहीं रह पाऊंगी। मैं भी अब अपने बच्चों के साथ ही रहना चाहती हूँ। और आकाश बेटा, वैसे भी घर के देखभाल, साफ सफाई और उसकी रिपेयरिंग का खर्चा ही बढ़ता रहेगा। इससे बेहतर है हम वहाँ का घर बेचकर या घर लेने यहाँ घर लेने की कोशिश करें। आकाश बोला, राजेश जी, जो आखिर आप भी कब तक मेरे घर का ख्याल रखेंगे, क्योंकि कई बार किराएदार घर पर कब्जा करके बैठ जाते हैं। इसलिए मैं किसी भी तरह का तनाव नहीं लेना चाहता हूँ। जब यहाँ रहना नहीं है तो हमें यहाँ घर का क्या करना है। आकाश हंसते हुए बोला, वैसे भी 2 घर मेरे पास है। राजेश और श्याम बाबू हैरान होकर देखने लगे तो आकाश बोल, तो जीजू समझ नहीं, अरे एक आपका और एक मम्मी पापा का। राजेश्वर श्याम बाबू एक साथ बोले, बिल्कुल, दोनों घर तुम्हारे हैं, जब चाहे आओ और रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तभी आकाश ने पूछा, जीजू आपने अपना घर क्यों बेच दिया? आपका घर तो बहुत ही सुंदर बना था। उसे घर को तो आप होटल या गेस्ट हाउस बना सकते थे, क्योंकि मैं पहले आपके घर गया था और जब मैंने घंटी बजाई तो बाहर गेट पर एक गार्ड बैठा हुआ था और वो मुझे अंदर लेकर गया। जहाँ ड्राइंग रूम था वो रिसेप्शन बनी हुई थी और एक लड़की बैठी हुई थी और पूछ रही थी, सर आपको कैमरा चाहिए, बताइए। फिर उसे लड़की से मैंने पूछा जो यहाँ रहते थे वो कहाँ गए हैं, तो उसने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको कम रेट चाहिए तो यहाँ कमरा मिल सकता है। राजेश जी, जो क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारे घर को गेस्ट हाउस बना दिया है, पीछे वाले गार्डन में स्विमिंग पूल बना दिया है। अब आप अपना घर देखकर आना तो आप हैरान रह जाओगे कि आपका सुंदर घर को और भी खूबसूरत बना दिया है। मुझे नहीं पता आपने अपना घर क्यों बेच दिया। जीजू देखो, उन लोगों ने तुम्हारे घर को गेस्ट हाउस बनाकर उसे कितना पैसा कमा रहे हैं। अब तो राजेश और भी अफसोस हो रहा था, उसे यह आइडिया पहले क्यों नहीं आया। काश उसे यह आइडिया आ जाता तो वो अपने घर को हाउस बनाकर भाई को पैसे देता रहता, फिर चाहे वो खुद किराए पर रहता, सरकारी घर में चला जाता। काम से कम घर तो हाथों से नहीं निकलता। अब उसे समझ आया कि वो डीलर उनके पीछे क्यों पड़ा हुआ था, क्योंकि जो व्यक्ति उनके घर खरीदना चाह रहा था वो अपने रहने के लिए नहीं खरीद रहा था, वो उसे गेस्ट हाउस बनाने के लिए खरीद रहा था। घर भी उसका हो गया और उसे घर से कमाई का साधन भी उसे मिल गया। तो काश मुझे आइडिया पहले आ जाता। राजेश जो मनी मां सो रहा था। श्याम बाबू ने कहा, राजेश बेटा कोई बात नहीं, इतना तनाव मत करो, मेरे नालायक बेटे को देखो, इतनी चीजों को अपने हाथों से बचकर आ रहा है और कोई अफसोस भी नहीं है। इस नालायक को श्याम बाबू ने जब आकाश को सारी बात बताई तो उसे भी बड़ा गुस्सा आया और कैसे नालायक लड़का है, माँ बाप का सहारा बनने के बजाय उनका सहारा ही छीन लिया। राजेश और आकाश दोनों सरस्वती और श्याम बाबू के चरण स्पर्श किए। राजेश आकाश को अपने साथ घर लेकर आ गया। आकाश बांग्ला देखकर बोला, जीजू घर तो ये भी बहुत सुंदर है। सरकारी घर इतनी सुंदर नहीं होते, लेकिन आपकी फुलवारी ने इसे बहुत सुंदर बना दिया। तभी नीलू ने दोनों बच्चे गार्डन में खेल रहे थे, पापा को आते देखकर उनके गले लग गए। आकाश को अंकल क्या कहकर जो नमस्ते करने लगे। आकाश बोल, बेटा मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ, मुझे मौसा जी बोलो, मुझे मौसा जी सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। दोनों बच्चे तुरंत ही मौसा जी कहकर नमस्ते कर दी और दौड़कर मम्मी को बताने चलेगा। मम्मी जी मौसा जी आए हुए हैं। नीलू जल्दी से बाहर आई, उसे लगा शायद रूप भी साथ आई होगी।
लेकिन अकेले आकाश को देखकर वो चुप रह गई। आकाश ने दीदी के चरण छूकर नमस्ते की और आंटी जी के पास बैठ गए। सुशीला आंटी की हालत देखकर उसे काफी दुख हुआ। तभी नील चाय बनाकर उसके लिए लेकर आए। चाय पीते हुए नीलू ने रूप और शिवानी के हालचाल पूछे। ये दोनों कैसी हैं? आकाश ने कहा, दीदी अब पहले से बहुत ठीक है, पर मुझे आपके पिताजी के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। राजेश भाई, आपने मेरा बहुत साथ दिया था, लेकिन मैं आपके दुख की घड़ी में आपके साथ नहीं खड़ा हो पाया। इस बात को सोचकर मुझे हमेशा दुख रहेगा। नीलू ने कहा, कोई बात नहीं आकाश, इंसान को मजबूर बना देती हैं। परिस्थितियों तुम्हारी भी मजबूरी थी, तुम उसे वक्त ही नहीं आ पाए। बस तुम शिवानी का ध्यान रखो, अगर वो ठीक हो जाती है तो तुम्हारा जाना सार्थक हो जाएगा। रूप ने नीलू के बच्चे के लिए बहुत सुंदर स्वेटर बनाकर भेजे थे। आकाश ने सारा सामान नीलू को सौंप दिया और कहा, दीदी बस एक हफ्ते आपके पास ही रुकूंगा और मैं अपना घर बेचकर हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो रहा हूँ, क्योंकि शिवानी का इलाज लंबा चलेगा। उसे इलाज के साथ साथ पारिवारिक सदस्यों का स्नेह की भी बहुत जरूरत है। कुछ दिन बाद आकाश अपना घर बेचकर हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया अपनी बहन के पास चला गया। नीला और राजेश चाय पीते हुए सोच रहे थे, समय और परिस्थितियां कितनी भी बदल जाती हैं। नीलू, हम सबका जीवन कितना बदल गया है। नीलू के बच्चे धीरे धीरे इस घर में बड़े होने लगे। किशन भी कभी कभी अपने भांजों से मिलने के लिए घर आता रहता। कृष्ण की नौकरी लग गई और वो दूसरे शहर में रहने लगा था। कृष्ण के लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे थे। एक तो पढ़ा लिखा था, ऊपर से उसकी नौकरी भी अच्छी थी और अच्छे संस्कार और मीठा स्वभाव उसको जो नीलू दीदी के घर में रहते हुए बन गया था, क्योंकि सुशीला देवी और विशंभराज जी ने उसके व्यक्तित्व को निखारने में बहुत मदद की थी। विशंभराज जी तो बिल्कुल पिता की तरह किशन का साथ देते थे। आज के संजोग कुछ भी वो नीलू के परिवार की वजह से ही बन पाया। अगर नीलू उसे अपने साथ नहीं लाती तो शायद वो भी इस काबिल नहीं बन सकता था। वो भी हरी की तरह आवारागर्दी करता फिरता। इसी कारण कृष्ण ने अपने विवाह की जिम्मेदारी अपनी दीदी और जीजा को सौंप दी। राजेश ने एक बहुत अच्छे परिवार की लड़की कृष्ण के लिए पसंद की। लड़की वैसे तो गरीब परिवार की थी, लेकिन संस्कारी और पढ़ी लिखी थी। राजेश को पता था कि श्याम बाबू अभी कर्ज में दबे हुए हैं, तो धूमधाम से शादी नहीं कर पाएंगे। श्याम बाबू की आरती की स्थिति अभी भी खराब चल रही थी। वैसे भी इस घर को धन से ज्यादा एक अच्छी संस्कारी बहू की जरूरत थी। इसलिए उसने श्याम बाबू से सलाह की और उन्हें अपने मन की बात बताई। उन्होंने कृष्ण के लिए एक लड़की पसंद की है। आप एक बार लड़की को देखने चलें। अगर पसंद आए तो मैं किशन का रिश्ता वहां करना चाहता हूँ। श्याम बाबू ने कहा, बेटा तुम तो मेरे परिवार के लिए हमेशा ही शुभचिंतक रहे हो। तुम्हारा बताए रिश्ता तुम्हें सर आंखों पर है। अगर तुमने लड़की पसंद की है तो कुछ सोचकर ही की होगी। हमें भी पसंद है कि तुम किशन को हमसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हो। उसके लिए रिश्ता लेकर आओगे तो अच्छा ही लेकर आओगे। इस बार नीलू ने रूप को और आकाश को दोनों को इस विभाग के बारे में बता दिया और देवी और प्रवीण को भी निमंत्रण कार्ड भेज दिया था। लेकिन इस शादी में केवल देवी और प्रवीण ही आ पाए। दोनों बच्चों को देवी अपने साथ लेकर नहीं आई थी। श्याम बाबू ने साधारण तरीके से अपने बेटे किशन का विवाह कर दिया और किशन भी कुछ दिनों बाद अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर चला गया। सरस्वती सोच रही थी, पहले बहू हमें कोई सुख और आराम नहीं दे सकी, दूसरी अपने पति के साथ चलती बनी। सरस्वती सोच रही थी, उसके भाग्य में सुख है भी या नहीं। दोनों बहू की सास बनने के बाद भी आज भी वो अपने घर का काम खुद कर रही हैं। कोई उसकी मदद और सेवा करने के लिए उसके पास नहीं है। उसके भाग्य तो शायद इतना सुख भी नहीं है कि वो काम करके थक जाए तो कोई एक कप चाय बनाकर उसे दे दे।
कभी बीमार पड़ने पर कोई उसको सर दबा दे, लेकिन सरस्वती ने सोचा चलो अच्छा ही है, कम से कम छोटी बहू सुखी और खुश तो है और उसके साथ में मेरा बेटा भी खुश है। मेरे लिए तो इतना ही काफी है। इधर नीलू के घर में उसकी सासू माँ काफी बीमार रहने लगी थी। इसी कारण नीलू की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब उसे अकेला संभालना बिमला के बस की बात नहीं थी, क्योंकि बिमला की सासू माँ बीमार चल रही थी और अब उसे पैरालिसिस अटैक पड़ चुका था। अब तो वो बिल्कुल ही अपाहिज हो गई थी। बिमला को अपनी सास की देखभाल के लिए जाना पड़ रहा था। नील उन्हें अपने छोटे भाई किशन को अपने पास आने के लिए पूछा कि भाई मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम दोनों पति पत्नी कुछ दिन मेरे साथ रह सकते हो तो आ जाओ, क्योंकि विमला की सासू माँ को पैरालाइज अटैक पड़ा है और उसे गांव जाना पड़ रहा है और मैं अकेले मम्मी को नहीं संभाल पाऊंगी, क्योंकि दिन भर तो बच्चों के पास और मम्मी की देखभाल के लिए हमें कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए। कि सर ने कहा दीदी आप मुझे थोड़ा समय दो, मैं आपको कल बताता हूँ। कि सर ने अपने ऑफिस में पता किया कि क्या उसका ट्रांसफर इस शहर में हो सकता है। उसने अपने बॉस को अपनी सारी बात बता दी कि उसकी दीदी और जीजाजी ने उसे इस काबिल बनाया। आज उन्हें मेरी बहुत जरूरत है। अगर आप मेरा ट्रांसफर मेरे शहर में करवा देते हैं तो मैं आपका बड़ा एहसान मुंदड़ा रहूंगा। मैनेजर उसकी बात सुनकर काश किशन तुम बहुत मेहनती और ईमानदारी इंसान हो। तुम्हारा जैसे एम्प्लॉय मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे अच्छे व्यवहार और अच्छे काम की वजह से मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। तुमने जैसे यहाँ अच्छे से काम किया है, हमारी दूसरी ब्रांच में भी अच्छे से काम करना। मैं तुम्हारा ट्रांसफर तुम्हारे ही शहर में कर देता हूँ। किशन की पत्नी भी अच्छे स्वभाव की महिला थी, धार्मिक, पार्सल की हुई थी। वो भी अपने पति के साथ घर वापस आने के लिए तैयार हो गई। सामान लेकर जैसे ही घर पहुंचा तो सरस्वती खुश हो गई कि शायद उसका बेटा घर वापस आ गया। उसे देखकर वो फूल ही नहीं समा रही थी। सरस्वती ने कृष्ण से पूछा, अरे बेटा तुम सारा सामान लेकर आ गए, क्या बात है, सब ठीक है ना? कि सन ने बताया माँ सब ठीक है, मेरा ट्रांसफर इसी शहर में हो गया, तो बताओ फिर मैं यही रहूंगा ना? सरस्वती यह सुनकर बहुत खुश हो गई कि सन ने बताया मन मेरा सामान ज्यादा नहीं है, जो थोड़ा बहुत है वो घर में एडजस्ट कर लो, और वैसे भी मुझे अब नीलू दीदी के पास ही रहना पड़ेगा। नीलू दीदी का फोन आया था। उन्होंने बताया कि विमला दीदी की सासू माँ को पैरालाइसिस से अटैक पड़ गया है और वो अपने गांव जा रही है और पता नहीं वहाँ उसे कितना समय लग जाए, वो वापस आएगी भी या नहीं, बिमला वापस आती भी है या नहीं, इसलिए हम दोनों वहीं रहेंगे। बिमला के वापस आते ही हम लोग आपके पास वापस अपने घर चले आएंगे मम्मी जी, क्योंकि नील दीदी के बच्चे और आंटी जी को संभालने के लिए घर में एक महिला का होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं अपनी पत्नी विद्या को साथ लेकर जा रहा हूँ। मैं वैसे भी अपनी नाइट शिफ्ट करवा ली है, दिन भर हम दोनों घर में रहेंगे। थकी हारी नीलू दीदी की सासू माँ और मेरे दोनों भंजन को किसी तरह की परेशानी ना हो। किशन बोला, माँ आपको तो पता है नीलू दीदी ने मेरा शुरू से कितना ख्याल रखा है। आज मैं जो कुछ भी हूँ नीलू दीदी की वजह से हूँ। ये सुनकर सरस्वती चुप रह गई। सरस्वती के तो सारे सपने धरे के धरे रह गए। उसने जितने अरमान सजाए थे सब ठंडे पड़ गए कि बेटा बहुत के साथ जो रहने आ रहा है अब उसे थोड़ा आराम मिलेगा और बहू घर के कामों में उसकी मदद करेगी। किसने अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर अपनी बहन नीलू के घर आ गया। कृष्ण की पत्नी विद्या भी अपने साथ वो नीलू के घर में आराम से रहने लगी। दोनों पति पत्नी मिलजुल कर एक साथ रह रहे थे। जैसे कृष्ण मिलनसार स्वभाव का व्यक्ति था, उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी और मिलनसार स्वभाव की महिला थी। विद्या को अपने ससुराल में रहने से ज्यादा मौका नहीं मिला था।
लेकिन फिर भी वो अपने मायके से अच्छे संस्कार साथ लाई थी। विद्या की मधुर और सब सभ्य भाषा सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। दोनों बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई में मदद करने लगी थी। विद्या का स्वभाव संतोषी था। विद्या के मन में किसी चीज का लालच नहीं था और यही गुण उसका नीलू को भा गया था। अच्छा स्वभाव सभी को मन जीत लेता है। विद्या गर्भवती थी। नीलू ने कई बार आराम करने के लिए कहती तो विद्या ये कहकर नीलू को समझने लग जाती। अरे दीदी, आजकल तो महिलाएं घर का काम के साथ साथ बाहर का काम संभाल लेती हैं और मैं तो सारा दिन घर पर ही रहती हूँ। आप सबके जाने के बाद मैं दिन भर आराम ही करती हूँ। मेरी मदद करने के लिए घर की साफ सफाई, बर्तनों के लिए काम वाली को रख लिया है। इससे ज्यादा सुविधा मुझे नहीं चाहिए। विद्या बोली, देखो दीदी, आपकी सासू माँ को तो कई बार आपके भैया भी संभाल लेते हैं, तो दीदी प्लीज आप मेरी चिंता मत किया करो। मैं अपना ध्यान खुद रखती हूँ। वैसे भी डॉक्टर ने मुझे यही सलाह दी है। क्या आप चलते फिरते रहे और हल्के फुल्के काम करते रहे। डॉक्टर ने मुझे भारी काम करने के लिए मना किया है, लेकिन उन्होंने मुझे एक्टिव रहने के लिए भी कहा है। दीदी, घर का काम करने से मैं खुद को एक्टिव महसूस करती हूँ। विद्या ने हंसते हुए कहा, दीदी अगर ज्यादा आराम करूंगी तो फिर मैं आलसी और मोटी हो जाऊंगी। विद्या सच में सुशील जी की खूब सेवा करती थी, अच्छे से देखभाल करती थी और दिन भर घर का सारा काम भी संभाल लेती थी। विद्या बहुत ही संस्कारी महिला थी, जिस घर बाहर सब संभालना बहुत अच्छे से आता था। घर गृहस्थी की सारी जानकारी उसने अपने कंधों पर ले रखी थी। किस काम को किस तरीके से करना है यह उसे बहुत सलीके से आता था और अपने परिवार के साथ उसने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आता था। आज बहुत समय बाद हरी अपने छोटे भाई की संत से मिलने के लिए अपनी बड़ी बहन नीलू के घर आया था। अचानक जब घंटी बजी तो विद्या ने दरवाजा खोला और उसने पहचान ही नहीं, क्योंकि विवाह के बाद से उसने उसकी मुलाकात अपने जेठ जेठानी से हुई नहीं थी और नीलू ने भी कभी हरी और उसकी पत्नी के बारे में कोई बात नहीं की। विद्या को नहीं बताई थी। विद्या को बस इतना पता था कि उसके बड़े भैया भाभी गांव में रहते हैं, क्योंकि सरस्वती ने नीलू को मना कर दिया था कि छोटी बहू को बड़ी बहू के बारे में कोई जानकारी नहीं देनी है, नहीं तो हमारी बदनामी और आगे तक फैल जाएगी कि हमारे बड़े बेटे बहू ने मिलकर हमें कितना नुकसान पहुंचा है। सरस्वती बोली, बड़ी बहू के रंग ढंग देखकर छोटी बहू भी अपने रंग ढंग न बदल ले, इसलिए बेटा इस बात को छुपा कर रखने में हमारी भलाई है। हरी ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। इसी कारण नील और राजेश ने हरी और चंचल के बारे में विद्या से कोई बात नहीं कही थी। हरी ने जब देखा कि विद्या उसे पहचान नहीं रही है तो हरी खुद ही पाल बोल पड़ा कि वो किशन का बड़ा भाई है। ये सुनते ही विद्या ने सिर पर पल्ला ढाका और आगे बढ़कर हरी के चरण छुए और बैठने के लिए कहकर खुद रसोई में चाय बनाने चली गई। पहली बार में हरी उसके अच्छे से प्रभावित हो गया और जब विद्या ने पैर छुए तो वो हैरान रह गया। किशन अपने बड़े भाई को देखकर खुश हुआ और गले मिला और बैठने के लिए कहा। तभी विद्या दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आ गई। दोनों भाइयों ने चाय नाश्ता किया। हरी का मन अंदर से पूरी तरह झुलस गया कि ये कितने मजे में यहाँ रह रहा है और देखो धर्मावती धर्म पत्नी भी कितनी अच्छी मिली है, कितनी गुणवान और संस्कारी है। आज उसे किम कृष्ण की किस्मत से जलन हो रही थी। उसके सीने पर सांप लौट रही थी। उसने गुस्से में कृष्ण से कहा, छोटे तू खुद तो इस घर का नौकर ही था और अपनी पत्नी को भी यहाँ की नौकरानी बना दिया। किशन कुछ बोलता उससे पहले विद्या ने बड़ी सहजता से जवाब दिया। विद्या बोली, भैया जी, किसी को बुरे वक्त में काम आना और उसके घर पर काम करना हमें नौकर नौकरानी नहीं बना देगा, बल्कि यह तो एक पुण्य है कि हम अपने घर की बेटी की मदद कर रहे हैं। आज हमारी नंद को हमारी आवश्यकता हो तो हो सकता है
कल हमें हमारी नंद की आवश्यकता पड़ जाए, एक दूसरे का साथ निभाना ही तो परिवार होता है। और वैसे भी जब विमला दीदी आ जाएगी तो हम अपने घर वापस चले जाएंगे। विद्या को इतने सभ्यता तरीके से बातचीत करते हुए देखकर हरि के तन बदन में आग लग गई कि एक उसकी पत्नी थी कि कितनी बदतमीजी से बात करती थी। ऐसा लगता था मुंह से अंगारे बरस रहे हैं, और एक कृष्ण की पत्नी है कि बोलता है तो लगता है कि मुंह से फूल बरसा रही है। ये सुनते ही हरि चुप होकर बैठ गया। कुछ देर बाद चाय नाश्ता करके वो वापस अपने घर चला गया। वो समझ चुका था कि किशन को एक समझदार जीवन साथी मिल चुका है, और विद्या की सूझबूझ से चंद मिनट में ही वो समझ गया था। विद्या के आने से नीलू बिल्कुल निश्चिंत हो गई थी, और वो अपने बच्चों और अपने ऑफिस में काम पर ज्यादा ध्यान देने लगी थी। उसने तो जैसे पूरे घर गृहस्थी की जिम्मेदारी विद्या के नाम कर दी थी। इतने सालों से विमल कम कर रही थी तो नीलू की काम करने की आदत भी छूट गई थी, क्योंकि विमला ने कभी विद्या की तरह घर को बहुत अच्छे से मान लिया था। नीला का जीवन धीरे धीरे व्यवस्थित होता जा रहा था। दोनों बच्चे पढ़ने में होशियार थे और स्कूल की हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी करते थे। छोटी सी उम्र में दोनों भाइयों ने घर के अंदर पुरस्कारों का ढेर लगा दिया था। हर अलमारी में उनके पुरस्कार सजे हुए थे। नीलू कई बार सोचती काश आज उसके ससुर जिंदा होते तो इन बच्चों को कितना प्यार और दुलार करते। उनके पुरस्कार देखकर तो पहले नहीं समाते। उनकी सासू माँ सुशीला देवी दो कई बार इन पुरस्कारों को देखकर पूछता किसने इतने पुरस्कार जीते हैं, और कई बार खुद ही रहती अच्छा नीलांश ने जीते। समय का चक्र तो कभी नहीं रुकता, वो तो अपनी गति से चलता रहता है। राजेश की प्रमोशन हो गई थी। अब वो दूसरे शहर में दूर गेस्ट हाउस में रहने लगा था। अब वो बच्चों के पास हफ्ते में एक बार ही आता था। राजेश एक अच्छा मकान काफी समय से देख रहा था, लेकिन कोई भी मकान उसे पसंद नहीं आ रहा था। किसान और उसकी पत्नी विद्या के रहने से नीलों का पूरा परिवार संभल गया था। उसका भाई भी अपनी बहन के साथ हर काम में पूरा सहयोग देता था। कृष्ण के घर में रहने की वजह से ही राजेश ने बाहर जाना स्वीकार किया था। कृष्ण के रहते राजेश को घर के परिवार की चिंता कम सताती थी। नीला कई बार अपने मन में सोचती कि वो नौकरी छोड़ देती है तो अपनी सासू माँ की खुद से अच्छे से सेवा करेगी। राजेश इस बार शुक्रवार को ही अपने घर आया गया था, और बच्चे भी राजेश को देखकर खुश हो गए थे। बार बार बगीचे में राजेश और नीलू बैठे चाय पी रहे थे। नीलू ने मौका देखकर बसीरों की और राजेश को अपने मन की बात बताई कि उसने कई बार महसूस किया है कि वो अपनी नौकरी छोड़ दे। राजेश ने पूछना, लेकिन क्यों अचानक नौकरी छोड़ने का तुम्हारा मन क्यों कर रहा है? कोई ऑफिस में परेशानी चल रही है क्या? नीलू बोली, नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि मैं खुद मम्मी जी की अच्छी से देखभाल करूँ और मम्मी जी को थोड़ा आराम मिल जाए। राजेश बोल, नील सच में तुम्हारा दिल कितना साफ है, लेकिन तुम अपनी जॉब करती रहो, क्योंकि मम्मी ने तुम्हें इस जॉब करने के लिए कितनी मदद की थी। तुम्हें याद है ना, जब तुम कॉलेज जाती थी तो सारा काम मम्मी खुद करती थी। तुम्हारी यह नौकरी मम्मी की मेहनत है और तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। और नीलू जब को ऐसे जय नहीं किया करते। नीला, तुम अपनी जॉब मत छोड़ो, तुम अपनी जॉब करती रहो। माँ का ध्यान रखने के लिए विद्या और किशन है, और अभी कुछ दिन में बिमला वापस आ जाएगी तो वो सब कुछ संभाल लेगी। राजेश बोल, देखा नहीं, लोग समय के साथ महंगाई बढ़ रही है और बच्चों के खर्च भी बढ़ रहे हैं। हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक बड़ा सा सुंदर घर खरीद सकते हैं। मैं भी अपनी माँ और बच्चों के लिए बड़ा सुंदर घर बनाकर जाना चाहता हूँ। राजेश के मुंह से सुंदर घर बनाकर जाना चाहता हूँ। ये सब सुनकर नीलू ने कहा, प्लीज राजेश, तुम इस तरह की बातें मत क्या करो। नीलू ने कहा, प्लीज राजेश, इस बात को इस तरीके से मत कहो। मैं सुंदर घर को अपने परिवार
और बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। ऐसे भी तो कह सकते हो राजेश, तुम्हारे बिना तो मैं जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। मुझे हमेशा तुम्हारे साथ और प्यार की आवश्यकता रहेगी। राजेश ने कहा, सॉरी यार, तुम तो शब्दों पर बहुत ध्यान देती हो। ठीक है डियर, मैं तुम सबके साथ उसे सुंदर घर में रहूंगा। अब खुश हो, और मैं तुम्हें कहीं छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। राजेश जो कहने लगा, भला कोई अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर जाता है? क्या हम तो तुम्हारी मोहब्बत में मर चुके हैं? अब दोबारा मार करके क्या करेंगे? नीलू राजेश की बातें सुनकर एक मीठी मुस्कान देते हुए बगीचे से कमरे के अंदर आ गई। ये सोचकर नीलू हमेशा फिर से काम करने लग जाती थी। राजेश की बात बिल्कुल सही थी। बच्चों को बढ़ते खर्च को पूरा करने के लिए दोनों को कमाना पड़ेगा। नीलू आज जल्दी ऑफिस से चली आई थी। बच्चों के लिए नीलू ने ऑटो रिक्शा लगवा दिया था। अब दोनों बच्चे उसके साथ ही आ जाते थे। नीलू का रहन सहन देखकर हरी के मन में लालच आने लगा था। वो उसके दोनों बच्चों को स्कूल में चोरी छुपे मिलने लगा। कई बार उन्हें कुछ न कुछ खाने का सामान देता था तो वहाँ ये सोचकर ले लेते कि वो उनके बड़े मामा हैं। लेकिन जब दोनों बच्चों को यही लगता कि तुम अपने पापा को कुछ मत बताना, तुम्हारे पापा मुझे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं तुम दोनों बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ। दोनों बच्चे छोटे थे और नानी के घर जब भी जाते थे अपने बड़े मामा को वहीं घर में रहते हुए देखे थे। इसलिए दोनों बच्चों के पास विश्वास न करने की कोई वजह नहीं थी। इसलिए उन्हें अब कुछ अजीब नहीं लगा। दोनों बच्चे धीरे धीरे अपने हरी मामा के साथ घुल मिल गए। नीलू को ही यह बात पता थी। हरी उसके बच्चों से चोरी छिपे स्कूल में मिलता है, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि उसका भाई इतना बुरा व्यक्ति भी नहीं है कि वह अपने बच्चों की बातचीत करने के लिए भी उसे रोक दे। नील उन्हें मन ही मन परिवार के प्रति जो प्यार, ममता और अपना पंत उसे प्यार के चलते उसने अपने भाई हरी को माफ कर दिया था और पापा से कहकर उसे घर में रखने के लिए मना लिया था, जिसकी कीमत नीलू को बाद में चुकानी पड़ी। हरी ने धीरे धीरे अपने दोनों भंजन का विश्वास जीत लिया था। उसके दिमाग में एक योजना चल रही थी। वो अपने कुछ बिगड़ैल और मक्कार दोस्तों के साथ मिलकर उसे योजना को अंजाम देने की सोच रहा था। हर एक को कर्जदारों ने अब परेशान करना शुरू कर दिया था। रोज रोज कोई ना कोई कर्जदार पैसे मांगने आ जाता था और उनकी बकबक और धमकी से हरी का दिमाग खराब हो गया था। हरी इनका रिश्तेदारों से भागकर कहीं जा भी नहीं सकता था। बिना पैसे हरी कहाँ जाता? कहीं जाए भी तो, लेकिन कम से कम 2 वक्त की रोटी खाने के लिए तो पैसे चाहिए। हर शुरू से ही काम कर था, मक्कार भी था। मेहनत करना उसने बचपन से ही सीखा नहीं था। हरी को तो जैसे आराम से जो हराम का खान की आदत पड़ गई थी। अब इंसान एक बार मक्कारी सीख जाता है तो फिर मेहनत की रोटी कमाना भूल जाता है। यही हाल हरी का था। हरी जी दुकान पर जो वो काम कर रहा था, हरी को वहाँ काम करने के बहुत कम पैसे मिलते थे। उन पैसों से तो उसकी सिगरेट तंबाकू का खर्चा ही निकलता था। जब इंसान के पीछे कोई बुरी लत लग जाती है और जब इंसान उसे बुरी लत को बुरे समय में भी नहीं छोड़ता तो वो इंसान हमेशा के लिए कर्जदार रह जाता है और वहाँ की दलदल में फंसता ही चला जाता है। यही हाल ही का हो रहा था। पिता ने तो पैसे देने के लिए साफ मना कर दिया था। जब हैरी ने आज दोबारा अपने पापा से पैसे मांगे तो उसके पापा ने गुस्से में उसे अच्छे से समझा दिया था। श्याम बाबू ने कहा था, मेरी बात ध्यान से सुनो हरी, मेरे पीडिया फंड में से अब कोई भी पैसा नहीं है, क्योंकि तीनों बेटियों की शादी करने में जो पैसा मैंने खर्च किया था उसी पीएफ फंड से किया था। श्याम बाबू ने कहा, हरी बेटा, तुम्हें तो शायद पता भी नहीं होगा बेटा, मैं अपनी बेटियों की शादी में कितना कर्ज लिया था और यह कर्ज मैं धीरे धीरे कैसे उतर रहा हूँ, ये बस मैं ही जानता हूँ। बेटियों की शादी के बाद भी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं होती हैं। साल भर के तीज त्योहार देने होते हैं
और जब उनके बच्चे पैदा होते हैं तो रीति रिवाज निभाने पड़ते हैं। श्याम बाबू बोल, हरी बेटा तुमने अपनी अन्याशी में ही लगे। तुम्हारे रोज नई नई शक, कभी सिनेमा देखना, कभी सिगरेट, कभी शराब, कभी ताश की बाजी लगाकर सारे पैसे उड़ा देना। तुमने तो बेटा कभी मेरा साथ देने की कोशिश ही नहीं की। श्याम बाबू बोल, मैं तो सुना था कि जब बेटा जवान होता है, बेटा तो आपका सहारा बनता है, आपके कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ चलता है, उसके हर दुख सुख का साथी बनता है और बढ़ती उम्र में अपने पिता को संभाल लेता है, क्योंकि पिता बूढ़ा हो रहा होता है और बेटा जवान हो रहा होता है। लेकिन मेरी तो किस्मत ही फूटी है, तो मेरा क्या सहारा बनोगे? उल्टा मुझे तुम्हारा सहारा देना पड़ रहा है। तुम्हारे तो इतनी भी औकात नहीं है कि तुम दोनों को रोटी खुद कनकर खा सको। किसी तीज त्योहार पर अपनी तीनों बहनों में से किसी एक के घर तो चले जाओ। कम से कम इतना तो कमाओ कि अपनी बहनों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर सको। श्याम बाबू बोल, हरी तूने तो सारी सीमाएं पार कर दी। तेरी बुरी लतों से हमें कहीं का नहीं रखा। अब तो तुम्हें घर में 2 वक्त की रोटी मिल रही है। ये भी भगवान का शुक्र मनाओ और अपनी बड़ी बहन नीलू का एहसान मानो, जिसने तुम्हें यहाँ रखने के लिए मुझे मजबूर कर दिया। नहीं तो तुम्हें कब का धक्के मारकर मैं घर से निकाल दिया होता। श्याम बाबू बोल, हरी बेटा अपनी छोटी सी नौकरी में तुम 5 बच्चों को पढ़ना, लिखना और खाने पीने का ध्यान रखना, तुम्हारे कपड़े लट्ठे और छोटे छोटे आवश्यकताओं की पूर्ति करना। इन कामों में पैसे लगते हैं बेटा, और पैसे पेड़ पर नहीं लगता कि जब चाहे तोड़ लो। पैसे मेहनत से कमाने पड़ते हैं और वो मेहनत तुमने कभी करना सकी नहीं है। यह ऐसा तुम्हारी माँ का किया धरा है। अब तुम दोनों माँ बेटा इसका भुगतान करो अपने कर्ज से। अब तुम खुद ही निपटा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है और ना ही मुझे इस बात से मतलब है कि तुम अपना कर्ज कैसे उतरोगे। श्याम बाबू गुस्से में बोला था, मेहनत करो, मजदूरी करो, चोरी चकारी करो, बैंक में डाका डालो, मेरी बला से कुछ भी करो, बस मेरा पीछा छोड़ दो। काश भगवान ने मुझे 3 बेटियों की जगह 4 बेटियां दी होती तो कम से कम इस हरामखोर को मुझे नहीं झेलना पड़ता। तेरे जैसा बेटा अपने से अच्छा है। ईश्वर मुझे एक बेटी और दे देता, कम से कम उसका विवाह करके समाज में इज्जत से तो रहता देख ले। मेरी तीनों बेटियां इसी घर में पढ़ लिख गई, किसी ने भी मेरी इज्जत पर दाग नहीं लगाया। कितने अच्छे से ससुराल में रह रही हैं और अपने घर परिवार को संभाल रही हैं। अपने पापा से इतनी सारी बातें सुनने के बाद हरी का दिमाग चक्रागनी की तरह घूम गया था। उसे तो वैसे भी फालतू का उपदेश सुनने की आदत बिल्कुल नहीं थी। वो गुस्से में चुपचाप घर से निकल गया। सरस्वती को अपनी गलती का एहसास था, इसलिए उसने भी आज उसे नहीं रोक। हरी सीधा अपने उन आवारा दोस्तों के पास पहुंच गया। जो योजना उसके दिमाग में चल रही थी, उन चारों दोस्तों को उसने अपनी योजना से अवगत कराया। बस फिर क्या, तो चारों दोस्त उसे घटना को अंजाम देने की योजना बनाने लगे। हरी और उसके दोस्तों ने मिलकर एक बुजुर्ग दंपति के घर चोरी करने की योजना बनाई। बुजुर्ग धर्मपति अकेले थे, उनके दोनों बेटे विदेश में रहते थे। हरी का एक दोस्त उनके यहाँ ड्राइवर का काम करता था, इसलिए उसे दंपति के घर का सारा हाल हिसाब किताब पता था, क्योंकि नौकरानी सुबह शाम को वापस चली जाती थी। रात भर वो दोनों बुजुर्ग अकेले रहते थे। घर में किसी की तरह का कैमरा या सिक्योरिटी नहीं थी। दोनों बुजुर्ग अकेले रहते थे, ये बात आसपास सभी को पता थी। हरी का दोस्त जग्गू ही उन्हें दवाई दिलाने या किसी से मिलवाने आसपास रिश्तेदारी में लेकर जाता था। हरी का दोस्त जग्गू ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन ड्राइवर ही अच्छी आती थी। ड्राइवर ही अच्छी आने की वजह से ही हुजूर दंपति ने उसे अपने पास नौकरी पर रख लिया था। कई वर्षों से जग्गू उनके यहाँ काम कर रहा था। दोनों बुजुर्गों का विश्वास जीत चुका था। दोनों जो जग्गू पर पूरा विश्वास करते थे, क्योंकि
जग्गू सच में उनकी माता पिता की तरह देखभाल करने का नाटक करता था। जग्गू की निगाह तो हमेशा से उनकी धन दौलत पर लगी हुई थी, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन आज हरी की बात सुनकर उसे मौका मिल गया और वो भी हरी की मिलीभगत में शामिल हो गया। जग्गू ने हरी को अच्छे से समझा दिया और घर का सारा नक्शा और सारा भेद उसे बता दिया, लेकिन उसने खुद साथ चलने के लिए मना कर दिया। जग्गू बोला, देखो हरी, अगर मैं साथ जाऊंगा तो मुझे आसपास के सभी लोग जानते हैं, पहचान जाएंगे और मेरा डिंग डोंग देखकर यह अंदाजा लगा लेंगे कि मैं घर में आया हूँ। फिर दोनों बुजुर्ग मेरे कदमों की आहट तक पहचानते हैं, मेरे बिना बोले हुए मुझे पहचान जाएंगे। इसलिए तुम तीनों को जाना पड़ेगा। तुम्हारी जितनी मदद मैं कर सकता था मैंने कर दी। देखी यार, मुझे भी पैसों की आवश्यकता है, इसलिए तुम मेरा हिस्सा देना मत भूलना। घर के ड्राइवर ने सारे भेद हरी को बता दिए थे और घर में घुसने का रास्ता पीछे वाले बगीचे से बताया था। पीछे बगीचे में जो आम का पेड़ है वो 2 कमरों की दीवार से लगा हुआ था। तुम पेड़ के ऊपर चढ़ जाना, ऊपर बालकनी का दरवाजा खुला रहता है क्योंकि अंकल आंटी जी दरवाजा खोलकर ही सोते हैं। में गेट हमेशा बंद रहता है और अंदर का दरवाजा भी बंद रहता है, लेकिन ऊपर बालकनी का दरवाजा खुला रहता है क्योंकि पीछे किसी का घर नहीं है, खाली प्लॉट है और उसमें कूड़ा कबाड़ लोगों ने फेंक कर भर दिया है। वहाँ से जाते हुए तुम्हें कोई देख भी नहीं पाएगा। जग्गू बोला, अंदर जाते ही सबसे पहले आंटी जी को पकड़ लेना, उसे बुढ़िया का मुंह बांधकर बैठा देना। अंकल जी को तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो बहुत ही कमजोर दिल है, लेकिन आंटी जी बहुत ही चालाक है। बस तुम्हें उसे बुढ़िया से बचाना है। अगर तुमने बुढ़िया को काबू में कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा। बुढ़िया बहुत चालाक है और अलमारी की चाबी मेज पर रखी फूलदान के अंदर रखती है। चाबी वहाँ से निकाल कर तुम अलमारी खोलकर सामान निकाल लेना। वैसे बुढ़िया ने दिखावे के लिए सारी अलमारियां स्टोर रूम में रखी है, लेकिन सोना चांदी और नकद पैसा हमेशा बुढ़िया अपने पास उसे अलमारी में रखती है, जो स्टोर उसके कमरे में बाथरूम के साथ बना हुआ है। स्टोर रूम में तो उसने दिखाए के लिए अलमारियां रखी हैं। उन अलमारी में तो सिर्फ गर्म कपड़े रखे हुए हैं। हरी और उसके दोस्तों ने सारी योजना समझ ली थी। हरी और उसके दोस्त आधी रात को साथ वाले प्लॉट में चले गए और आम के पेड़ से चढ़ते हुए फर्स्ट फ्लोर पर बालकनी से सीधे बुजुर्ग दंपति के कमरे में चली गई। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन खिड़की खुली हुई थी, थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी। अरे, और उसके दोस्तों ने जब ध्यान से देखा तो बिस्तर पर एक ही व्यक्ति सो रहा था। तीनों दोस्त चौकन्ने हो गए। धीरे से कमरे के बाहर लॉबी में आ गई। खिड़की से देखते हुए बुढ़िया के वापस आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही बुढ़िया बाथरूम से ए, तीनों ने उसके मुंह पर पट्टी बांध दी और एक दोस्त ने उसके सिर पर जोर से चोट मारी, जिससे बुढ़िया बेहोश होकर गिर पड़ी। बुजुर्ग को कम सुनाई देता था, इसलिए उसे किसी के आने का कोई आवाज नहीं हुई और ना ही वो बुजुर्ग तो बहुत गहरी नींद में सोता रहा। तीनों दोस्तों ने बुढ़िया के मुंह पर पट्टी बांधकर उसे बिस्तर पर लेटा दिया और फूलदान से चाबी निकालकर धीरे धीरे सामान चोरी करना शुरू कर दिया। हरी तो इतने पैसे देकर हैरान रह गया और बोला, बताओ कितनी मक्कार है बूढ़े बुढ़िया, इतना पैसा रख कर क्या करने वाले? हरी बोल, दोनों के पर कर में लटक रहे हैं। बताओ, इतने पैसे और सोने चांदी का भला बूढ़े बुढ़िया को क्या करना है? हरी के दोस्तों ने उसे चुप कर रहने का इशारा कर रहे थे कि कहीं उसकी बकवास को सुनकर बुढ़ा बुढ़िया जाग न जाए। तीनों दोस्तों ने फटाफट सामान भरना शुरू कर दिया। अलमारी बंद कर चाबी फूलदान में जैसे ही रखने लगे, फूलदान तेज आवाज के साथ नीचे गिरकर टूट गया। सर्दियों के दिन थे और रात के सन्नाटे में फूलदान टूटने की आवाज गूंज उठी। उसे सन्नाटे में फूलदान की आवाज से बुजुर्गी की नींद खुल गई। बुढ़िया को धीरे धीरे होश था, लेकिन मुंह में कुछ बोल नहीं पा रही थी।
तभी बुजुर्ग ने अपने साथ वाले टेबल से बटन दबाया और पूरा कमरा रोशनी से भर गया। तीनों एकदम घबरा गए। बुजुर्ग ने कहा, कौन हो तुम लोग और आधी रात को मेरे घर में क्या कर रहे हो? बुजुर्ग सीधे खड़े होकर निडरता से उनके साथ बोलते हुए उनके हाथों से सामान छीन की कोशिश करने लगा। तीनों ने छीना झपटी और अफरा तफरी में हरी के मुंह से निकल गया, यार ये तो अपना जग्गू तो बड़ा हरामखोर है। साला बोल रहा था, बुद्ध में जान नहीं है, बुद्ध कमजोर दिल है और ये देखो बुद्ध कैसे हमसे बराबरी कर रहा है। हम जवान लोगों से बेदाने की कोशिश कर रहा है। हर हंसते हुए बोला, अरे बुद्धो अपनी उम्र का तो लिहाज कर किन से मुकाबला कर रहा है, पहले देख तो ले। तभी दूसरे लड़के ने इशारे से हरी को चुप रहने को कहा। उसने बोलने के लिए मना किया, यार तूने तो हम सबको फंसा दिया है। तभी तीसरे दोस्त ने बुद्ध के सिर पर जोर से किसी चीज से वार किया। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। 3 और दोस्त सामान लेकर वहां से चंपत हो गए, लेकिन बुढ़िया उन सब की बातें सुन रही थी। हरी के मित्र वहां से चोरी का सामान लेकर आकर आपस में बांटने के लिए अपने बताए ठिकाने पर पहुंच गए। वहां जग्गू उनका इंतजार कर रहा था। जग्गू ने कहा, तुमने वहां पर गड़बड़ तो नहीं कि सबका मन आसानी से हो गया ना? इतनी आसानी से चोरी करने की जगह तो तुम्हें दूसरी मिलेगी भी नहीं। तीनों तो जागू की बातें सुनकर चुपचाप पड़े खड़े थे। जग्गू ने दोबारा पूछा, तुम लोगों ने वहां कुछ किया तो नहीं? कुछ गड़बड़ करके आए हो तो मुझे पहले ही बता दो ताकि मैं बात को बिगड़ने से पहले संभाल लूं। हरी बिल्कुल चुपचाप खड़ा था, मन में सोच रहा था। अब उसे अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था। उसकी बड़बोलेपन के कारण इतनी बड़ी मुसीबत में जो फंस गया था, उसने जग्गू का नाम लेकर सबसे बड़ी गलती की। अगर वो अपनी जुबान को थोड़ी देर के लिए बंद कर लेता तो बड़े आराम से कम हो जाता। तीनों दोस्तों ने हरी से हुई गलती को जग्गू को बता दिया। ये सुनते ही जग्गू आग बबूला हो गया और वो गुस्से में हरी को पीटने लगा। हरी कौन सा काम था? हरी ने उसको बराबर माना शुरू कर दिया। दोनों आपस में लड़ते हुए देखकर साथ में दोनों लड़कों ने दोनों को हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों ही मक्कार और घमंडी और अहंकारी थे। जग्गू को पता था कि हरी बड़बोला और ना समझ है, इसलिए उसने तो समझकर भेजा था, लेकिन फिर भी समझने का कोई फायदा नहीं हुई। वही ढाक के 3 पात बड़ी मुश्किल से दोस्तों ने मिलकर उसे हटाया और कहा, तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो, जो होना था हो गया। अब आगे क्या होना है ये सोचो। इतने सारे रुपए और गहनों को कहाँ छुपाना है? जग्गू ने कहा, मुझे मेरा हिस्सा नहीं चाहिए। यार हरी, तूने मुझे बड़ी बुरी तरह फंसा दिया है और उसे बुद्ध को होश आने के बाद मेरा नाम याद रहा तो मेरा तो वही हाल होगा ना। गेहूं के साथ गुण भी पस गया। पुलिस तो आखिर मुझे पकाने आएगी। जग्गू ने कहा, मुझे ना रुपए चाहिए ना गने चाहिए, मैं तो अपना सामान लेकर यहाँ से भाग रहा हूँ। तुम भी अपनी जान बचाओ और यहाँ से भागो, क्योंकि बुद्धों को तुमने बेहोश किया है। बुढ़िया तो बेहोश नहीं थी, उनकी तो तुमने सिर्फ हाथ पैर बांधकर बिस्तर पर लेट रखा था। सुबह काम वाली आएगी और उन दोनों का हाल देखकर तुरंत पुलिस को फोन करेगी। बुढ़िया तो बहुत ही शातिर है, वो तो हम सबको जय पहुंचकर ही सांस लगी। तभी हरी के दोस्त ने कहा, नहीं यार, मैं तो बुढ़िया को भी बेहोश कर था। जब तक हमने इस घटना को अंजाम दिया वो तब तक अपने बिस्तर पर हिल भी नहीं थी। मुझे लगता है वो बेहोश पड़ी थी। मुझे पूरा विश्वास है। बुढ़िया ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। जग्गू बोला, मुझे कुछ नहीं पता। इस मूर्ख हरी ने सारा काम जो तमाम कर दिया, इसलिए वहाँ पर मेरा नाम लेकर अपने ही पर कुल्हाड़ी मार दिए। इसने बुढ़िया बहुत शातिर है, वैसे बेहोश होने का नाटक कर रही होगी। उसने सारी बात सुनी होगी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, तुमसे ज्यादा उसे बुढ़िया को मैं जानता हूँ।
इससे पहले पूरी शाम तक पहुँचे। तुम लोग तितर बितर हो जाओ, नहीं तो हम जेल की चक्की पीस रहे होंगे, कहकर जग्गू अपना सामान लेकर 9-2-11 हो गया। दोनों दोस्तों ने उसे समय लेकर भागते हुए देखा तो वो भी चोरी का सामान हरी के हाथों में सौंपकर रफू चक्कर हो गए। हरी को अब कुछ सूझ नहीं रहा था, वो रुपए और गहनों का क्या करे। एक बात तो उसे समझ आ गई, वो पकड़ा गया तो आज नहीं तो कल बुढ़िया उसे पुलिस के हवाले कर देगी। हरी को बहुत डर लग रहा था, अगर वो अपने ताऊ जी के पास जाता है और सारे पैसे और गहने वहाँ रख लेंगे तो उसे धक्के मारकर निकाल देते। अपने घर जाता है तो उसका साथ पिता भी नहीं देने वाले। जैसे उसे पता चला कि मैंने चोरी की है तो वो भी मुझे तुरंत पुलिस के हवाले कर देंगे। हरी ने अपना बहुत दिमाग दौड़ी और अंत में उसने निर्णय लिया कि वो बेवजह घबरा रहा है, उसे किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे 4 दोस्तों के अलावा किसी को भी नहीं पता कि मैंने चोरी की है। क्यों ना ये चोरी का सामान कुछ दिनों के लिए कई सुरक्षित जगह पर छुपा दूं और चुपचाप घर जाकर बैठ जाता हूँ। जब मामला थोड़ा शांत हो जाएगा फिर मैं चुपचाप सामान लाकर धीरे धीरे बेचकर सारे कर्ज उतार दूंगा। हरी सोचने लगा, शायद इस घटना का किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि हरी ने चोरी अपने घर से बहुत दूर जाकर की थी। पॉश कॉलोनी में अधिकतर बड़े घरों के व्यापारी रहते हैं, सभी के घर दूर दूर पर बहुत बड़े बड़े बने होते हैं। अधिकतर यह कॉलोनी दिन में भी सुनसान रहती थी, रात में इस घटना की किसको खबर होगी, हरी सोचने लगा। जब तक जग्गू को पुलिस नहीं पकड़ लेती तब तक वो सुरक्षित है। हरी के लिए एक ही परेशानी थी कि वो इतने रुपए और गहने कहाँ छुपाए जहाँ किसी की निगाह नहीं पड़ी। वो अपने दिमाग में सभी जगह के बारे में सोचने लगा। अपने घर में तो वो बिल्कुल भी नहीं रख सकता था और गांव में ताऊ जी के पास उसका ये सामान सुरक्षित नहीं था। इसलिए उसने फैसला लिया कि ये सब गहने सुरक्षित जगह रखेगा। हरी ने अपने भांजे से मिलने के लिए उनके स्कूल गया। दोनों भांजे मामू को देखकर गले लगे, नमस्ते करके वहीं खड़े हो गए। हरी ने ऑटो वाले से कहा, तुम जो आज मैं इन्हें घर छोड़ दूंगा। अरे उन्हें अक्सर आइसक्रीम खाने के लिए पैसे देता था। आज उसने दोनों को पैसे दिए और दोनों को बाग पकड़कर खुद स्कूल के गेट के सामने बने पार्क में जाकर बैठ गया। जब तक बच्चे आइसक्रीम लेकर वापस आए तब तक उसने बड़ी नेकी से गहने और बच्चों के बैग में छिपा दिए। आज उन्हें वो खुद छोड़ने उनके घर तक गया। किशन सुशीला देवी को हॉस्पिटल चेकअप कराने लेकर गया था। घर पर विद्या अकेली थी और बच्चों का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। विद्या ने दरवाजा खोला था, देखा बच्चों के साथ उनके मामा भी साथ आए। उसने जेठ जी के चरण छुए और पानी लाने के लिए अंदर चली गई। विद्या पानी देने के बाद दोनों बच्चों को बैग उठाकर अंदर रखने के लिए ले जाने लगी। तभी हरी ने कहा, अरे विद्या बाग बाद में रख देना, पहले मेरे लिए खाना बना दो। आज मैं अपने भंजक के साथ ही खाना खाऊंगा। ये सुनकर विद्या बैग वहीं रखकर खाना बनाने रसोई में चली गई। नीलांश और उसका भाई कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चली गई। इसी बात का फायदा उठाते हुए हरी ने सामने बने सर्वेंट क्वार्टर में जल्दी से दोनों बैग लेकर चोरी का सामान छुपाने के लिए चला गया। विद्या जैसे ही वापस बच्चों के पास कपड़े देने के लिए आई तो हरी को वहीं बैठा हुआ ना देखकर इधर उधर देखने लगी। उसे लगा शायद बाथरूम में गए होंगे वे। बच्चों को कपड़े देकर वापस रसोई में काम करने लगी। अचानक ही रसोई की खिड़की से उसने देखा कि दोनों बैग हरी अपने साथ लेकर गया है और फिर बैग लेकर वापस भी आ गया। उसे कुछ बात समझ में नहीं आई। उसका माथा ठनक गया कि हरी बिमला के कमरे में क्या करने गया। उससे पहले लगा कि शायद बच्चे बाथरूम में होंगे, इसलिए वो विमला के कमरे में बाथरूम उसे करने के लिए गया होगा। लेकिन विद्या के दिल में हलचल मच रही थी कि जेठ जी बैग लेकर क्यों गए। वो तुरंत समझ गई, दाल में कुछ काला है।
विद्या ने सोचा जब कृष्ण वापस आएगा तब वो सारी बात उसे बताएगी, लेकिन उसने चुपचाप दोनों बच्चों को भी खाने के लिए दिया और जेठ जी को भी खाना खिलाकर चाय पीने के लिए दे दी। दोनों बच्चों को खाना खा लिया। तब विद्या ने उन्हें सोने के लिए बोल दिया। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। दरवाजा हरि ने खोला। किशन अपने भाई को देखकर बोला, नमस्ते भैया। आपका भाई हरि बोल, छोटे अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। आज बच्चों का स्कूल से आते देखा तो उनके साथ आ गया, सोचा तुम से मिलता चलूं, आंटी जी का हाल भी पूछ लो कि आंटी जी की तबीयत अब कैसी है। कि सर ने कहा, भाई अब तो काफी सुधार है, लेकिन कमजोर बहुत हो गई है क्योंकि शुगर बहुत बढ़ गया है, मांसपेशियों में खिंचाव है और हड्डियां कमजोर हो गई है। हरि हंसते हुए बोला, बुढ़ापे में तो यही हाल होता है भाई, बुढ़ापा ही इसी को कहते हैं। तीखी सी मुस्कान के साथ उसने किशन को बोला, सेवा करो भाई सेवा। सुशीला देवी को विद्या उन अपने साथ जो उनके कमरे में लेकर चली गई और उनके लिए खाना लेने रसोई में आ गई। उसने पहले खाना किशन को दिया, उसके बस सुशील जी को लिए खाना लेकर उसके कमरे में चली गई। कृष्ण ने पूछा, भाई आपने खाना खा लो तो? हरि बोल, मैं तो बच्चों के साथ खा चुका हूँ, तुम खाओ, खाना खाते हो। किसी ने अपने भाई से पूछा, भाई अभी आपने कोई काम करना शुरू किया या नहीं? ऐसे ही खाली बैठे काम नहीं चलेगा भाई, आप अपना कोई काम शुरू कर लो। तभी हरि बोल, अपना काम शुरू करने के लिए पैसे चाहिए और पैसे मेरे पास है नहीं, और बिना पैसों के कौन सा काम शुरू होता है, जरा मुझे बताओ। कि सन चुप हो गया। हरि बोल, भाई उपदेश देना बहुत आसान होता है, जिस पर गुजरती है वही जानता है, जी तन लगे उसे वही तन जाने। खाना खाने के बाद कृष्ण ने कहा, भाई मुझे तो अपने काम पर जाना है, मैं तो तैयार होने जा रहा हूँ। हरि ने कहा, मैं भी बहुत देर से आया हूँ, मैं भी वापस घर जा रहा हूँ। कि सर ने अपने बड़े भाई के चरण छुए और विद्या ने भी चरण स्पर्श किए। हरि बोल, सदा सुखी रहो, और कहकर हरि चला गया। तभी विद्या ने सोचा कि वो किशन को सारी बात बता दे। तभी कृष्ण के फोन की घंटी बजी। जैसे उसने फोन उठाया तो उसकी फैक्ट्री से फोन था कि कुछ इमरजेंसी है, किशन तुम फौरन आओ। विद्या की बात मुंह की मुंह में रह गई। वे बात बता भी नहीं पाई कि सन तैयार हो रहा था। तैयार होकर वो अपने काम के लिए निकल गया और जाते हुए बोल गए, विद्या कल सुबह बात करेंगे, अभी मैं जल्दी में हूँ। विद्या कृष्ण की हड़बड़ी में जाते हुए देखकर चुप हो गई। विद्या के मन की बात विद्या के मन में रह गई, लेकिन कृष्ण के जाने के बाद विद्या के मन में आया कि वह बाहर जाकर देखें तो सही कि जेठ जी बिमला के कमरे में क्या करने गए थे और बच्चों के बैग लेकर क्यों गए थे, और फिर बैग रख भी नहीं, फिर बैग भी वापस लेकर आ गए। विद्या का दिमाग घूम रहा था। उसके मन में एक अजीब सी खलबली मची हुई थी। हरि के जाने के बाद विद्या का मन बेचैन हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके जेठ जी बच्चों के स्कूल बैग क्यों लेकर गई और क्यों वापस लेकर आए। इस कुलबुलाहट को कम करने के लिए उसने सुशीला देवी के सोने के बाद विमला के कमरे में गई और उसके कमरे की छानबीन से र कर दी। हर जगह तलाशने के बाद भी उसको कुछ नहीं मिला। कुछ देर बाद विद्या परेशान होकर बैठ गई। विद्या को अचानक से ध्यान आया कि उसने कमरे की परछत्ती को नहीं देखा। जैसे उसने सीढ़ी लगाकर उसे छत को ऊपर चक देखा तो कुछ नजर नहीं आ रहा था। विद्या ने धीरे धीरे सामान हटाना शुरू किया। पीछे पुराना टीवी रखा था, लेकिन विद्या गर्भवती थी, इसलिए उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं की। सीढ़ी पर खड़े होकर जितना देख सकती थी उतना ही देखकर नीचे उतर गई। विद्या जानती थी कि उसके लिए ऊपर चढ़ना रिस्क वाला काम हो सकता है और गर्भावस्था में उसे इस तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। सारी दोपहर व परेशान रही विद्या को नींद नहीं आई। बेचैनी के कारण उसकी आंखों से नींद उड़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दोनों बच्चों के बैग वाली बात उसके दिमाग से निकल नहीं रही थी। जब बच्चे शाम को उठे थे, उसने बच्चों से भी पूछा। विद्या ने बच्चों से बड़ी प्यार से पूछा,
तुम्हारे मामा जब तुमसे मिलने स्कूल आए थे तब तुम्हारे मामा ने तुम्हारे बैग में कुछ रखा था। बहुत सोचने के बाद नीलांश बोला, हाँ मामी, मामा ने हम दोनों के बैग लेकर स्कूल के सामने वाले पार्क में बैठ गए थे और हम दोनों को आइसक्रीम लेने के लिए भेज दिया था। विद्या ने नीलम से पूछा, बेटा जब तुम्हारे मामा तुम्हें स्कूल से बाहर मिले तो उनके हाथ में कुछ सामान था क्या? नीलांश बहुत सोचने के बाद बोला, हाँ मामी, छोटा सा बैग था मामा के हाथ में, लेकिन जब हम आइसक्रीम लेकर वापस आए तब वो उनके हाथ में नहीं था। तभी नीलेश जो छोटा भाई बोला, मामी मैंने देखा था, माँ ने उसे बैग को कहाँ रखा था। वो जल्दी से अपना स्कूल बैग उठा कर लाया। विद्या ने कहा, तुम क्या दिख रहे हो? तब नीलेश से छोटे भाई ने कहा, मानी मैंने मामा को अपने बैग में सामान रखते हुए देखा था और मेरे भी और भाई के बैग में पता नहीं क्या सामान रखा और फिर हम आइसक्रीम खाते हुए भूल गए और घर आकर आपसे बातें करने लगे, लेकिन अब वो सामान इसमें नहीं है। हो सकता है मामा जी ने हमारे बाग में रख कर ले और जाते वक्त अपने साथ ले गए हो। विद्या को अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका दिमाग शांत होने का नाम नहीं ले रहा था और दिल ऐसे बेचैन हो रहा था जैसे कोई बढ़िया अनहोनी होने वाली है। अगले दिन सुबह जब किसान अपनी ड्यूटी से वापस आया तो विद्या ने आते ही कृष्ण की सारी बात जो उसे बता दी कि हरि ने क्या किया था। किशन को अपने भाई के कारनामे पहले से ही पता था, वो भी अपने भाई के रगक से वाकिफ था। विमला के कमरे में गया कृष्ण और छानबीन करने लगा। पीछे विद्या भी चली गई। विद्या ने कहा, मैंने सारा काम ठीक से देख लिया है, कुछ नहीं मिला। आप समय खराब मत करो, मुझे बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं क्यों अजीब सी घबराहट हो रही है। विद्या बोली, आप एक बार कमरे के ऊपर बने पर छाती में चढ़कर देखो। भैया ने कहीं कुछ सामान हुआ तो नहीं छुपा दिया, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं जब मैं उन्हें मिले थे उनके हाथ में एक बैग था और जो उन्होंने बच्चों के स्कूल बैग में रखा था, लेकिन घर आते ही बैग गायब हो गया। आखिर भाग गया तो गया कहाँ? खाना खाने के वापस जाते हुए मैंने जेठ जी को खाली हाथ जाते देखा कि सन सीढ़ी लगाकर परछत्ती पर चढ़ने देखने लगा। अचानक उसकी नाई पुरानी टीवी पर गई, क्योंकि वो टीवी कृष्ण के ने अपने हाथों से ठीक करने की कोशिश की थी और जब वो ठीक नहीं हुआ तो बंद करके उसके ऊपर रख दिया था। आज टीवी खुला हुआ था। उसने धीरे से टीवी को खिसकते हुए उतरने की कोशिश की, लेकिन भारी होने के कारण अकेले उतरना मुश्किल हो रहा था। इस कारण किसान ने परछत्ती में बैठकर टीवी के पिछले भाग को आगे करने की कोशिश की। तभी उसकी निगाह अंदर के सामान पर पड़ गई। उसने टीवी का पिछला भाग जो अधूरा पड़ा था हटाकर देखा तो किशन के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतनी सारी सोने के गहने और इतने सारे रुपए देखकर उसके होश उड़ गए। उसने उसे छोटे से बैग को टीवी के अंदर से बाहर निकाला और नीचे लेकर आ गया। दोनों पति पत्नी इतने गहने और रुपए देकर रह गए। जब विद्या को अब समझ आ चुका था कि वो नीलेश और उसके भाई का बैग लेकर बिमला के कमरे में क्या करने गया था, किशन को अब सारी बात समझ में आ गई। लेकिन विद्या बोली, देखो किशन, हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि ये पैसे जेठ जी ने छिपाए। अगर किसी को पता चला तो हमारे घर में इतने सारे रुपए और गहने रखे हुए हैं तो हम सभी लोगों पर शक आ जाएगा और फिर भी विमल पर लोग शक करेंगे, लेकिन हरि जेठ जी पर कोई शक नहीं करेगा। विद्या बहुत घबरा रही थी और उसके पसीने छूट रहे थे और इस बिन बुलाए मुसीबत से कैसे छुटकारा पाए। उधर बुढ़िया को होश आ चुका था और उसने बड़ी मुस्तादी से जो पुलिस को फोन किया। बुजुर्ग व्यक्ति के सर में काफी चोट आई थी। उसको बुढ़िया ने तुरंत अस्पताल में एडमिट करवा दिया। जैसे पुलिस ने उसके साथ पूछताछ शुरू की तो उन्होंने बताया कि इस चोरी में उनका ड्राइवर जग्गू शामिल है। वो तीनों जग्गू के दोस्त थे और उन चारों ने मिलकर हमारे घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और हमारे घर का सारा भेद हमारे ड्राइवर जग्गू ने ही उन्हें दिया।
जब पुलिस ने जग्गू के बारे में छानबीन की और जग्गू का फोन मिलाने पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि वो अपने घर से फरार हो चुका है, तो इसका मतलब बुजुर्ग महिला सही बोल रही है। पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी। चारों तरफ चोरी की वारदात की खराब खबर जो फैल चुकी थी। अखबार में छवि खबर जब राजेश ने पढ़ी तो उसके ऑफिस के सभी लोग कह रहे थे, आजकल तो जमाना बड़ा खराब हो गया है। देखो, बुजुर्गों को घर में अकेला छोड़ता जोखिम भरा हो गया है। बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए अकेला रहना अब खतरे से खाली नहीं है। कुछ देर की सन ने सारा सामान वापस छुपा दिया और कमरे के बाहर से ताला लगा दिया ताकि हरी बिना बताए सामान लेकर न जाए। दोनों पति पत्नी अपने कमरे में वापस आकर सोच विचार में डूब गई। कृष्ण की आंखें अपने भाई की हरकत की वजह से भारी और उसने विद्या को अपने भाई की सारी करतूत के बारे में बता दिया। हरि के जीवन की सारी सच्चाई उसने अपनी पत्नी को बता दी। विद्या बोली, आप चिंता मत करो। तभी विद्या के मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम सारी बात राजेश जीजू को बता दें। इतने बड़े पद पर कार्य करते हैं तो उनकी तो बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों से जान पहचान है। शायद इस समस्या का समाधान वो निकाल ले। तभी फोन की घंटी बाजी। फोन किसने उठाया और उधर से आवाज आई कि हेलो में राजेश। राजेश ने पूछा, किशन तुम कैसे और घर परिवार में सब कैसे हैं? कि सर ने कहा, जीजू सब ठीक है। राजेश बोला, मुझे आज तुम सबकी बहुत चिंता हो रही थी जब से खबर अखबार में मैं पढ़ी है। बुजुर्ग दंपति के यहाँ चोरी की घटना की तो मुझे माँ और तुम सबकी चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना फोन करके तुम सबका हलचल जान लेता हूँ। किशन, तुमसे बात करके मन को तसल्ली हो गई कि तुम सब ठीक हो। राजेश बोल, किशन अगर हो सके तो तुम अपनी छुट्टी वाली छुट्टी दिन में करवा लो ताकि रात को तुम परिवार के साथ रह सको। आजकल माहौल बहुत खराब है। बुजुर्ग लोगों को अकेले छोड़ना सही नहीं होगा। मुझे हमेशा माँ की चिंता लगी रहती है और विद्या भी गर्भवती है, उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। किशन बोला, जीजू आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं घर पर हूँ और मैं खुद अपनी दिन की ड्यूटी करवा लेता हूँ। आप निश्चिंत रहिए, इतनी चिंता मत कीजिए। कि सैन ने पूछा, जीजा जी आपसे कुछ बात करनी थी लेकिन फोन पर नहीं, आपसे बात नहीं कर सकता हूँ। क्या आप 2 दिन की छुट्टी लेकर घर आ सकते हैं? राजेश ने पूछा। अरे ऐसा क्या जरूरी काम है? किस बॉल जी, जो बहुत जरूरी काम है, आप जल्दी से आ जाओ। बस किसी बात को लेकर मैं बहुत तनाव में हूँ, लेकिन फोन पर आपसे बात नहीं कर सकता। कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर राजेश का दिल घबरा गया। उसने तुरंत ऑफिस से छुट्टी लेकर घर के लिए निकल पड़ा। उधर पुलिस की छानबीन पूरी हो चुकी थी। पुलिस ने जग्गू को उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया। हर इस बात से बिल्कुल बेखबर था। पुलिस इंस्पेक्टर हरि को अपने साथ थाने ले गया और वहां उसने उसकी खूब पिटाई की। कुछ देर तो हरि ने मारा सहन करता रहा, लेकिन जब मार सहन नहीं कर पाया तो आखिर में उसने अपना मुंह खोल दिया। जग्गू भी उसी थाने के कमरे में बंद था। हरि को देखकर वो चिल्लाने लगा, यार तूने मुझे फंसा दिया, तेरी वजह से मुझे आज ही के दिन देखना पड़ रहा है। तेरी छोटी सी बेवकूफी के कारण देख हमारी क्या हालत हो गई है। जग्गू ने चिल्लाकर कहा, इंस्पेक्टर साहब सारा सामान इसी के पास है, इसी ने अपने घर में कहीं छुपा रखा है। पुलिस इंस्पेक्टर बोला, जग्गू तुम चिंता मत करो, तुम्हें तो हम बाद में देखेंगे, पहले जरा हम इसके बताए ठिकाने पर चोरी किया हुआ सामान जब्त करने जा रहे हैं। अगर इसने झूठ बोला तो उसकी दुगनी पिटाई होगी। जग्गू का मन शांत था कि चलो चोरी का सामान मिल जाएगा तो शायद वो थाने से बाहर निकल जाएगा, शायद उसको अपनी गलती की कम सजा मिलेगी। इधर किशन राजेश को सारा सामान और चोरी की सारी बात बता थी। तभी दरवाजे पर पुलिस के साथ हरि को देखकर राजेश के होश उड़ गए। राजेश कुछ बोल पाता
इससे पहले इंस्पेक्टर ने उसके घर की तलाशी के कागज दिखा दिए। पुलिस अंदर तलाशी करने लगी। पुलिस को आया देखकर आसपास के सभी लोग राजेश के घर के बाहर खड़े हो गए। सभी बहुत हैरानी से देख रहे थे, आखिर के सबके घर पुलिस क्यों आई है। तभी नीलू घर के दरवाजे पर स्कूटी खड़ी करके अंदर चली आई। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें दंग रह गई। पुलिस अपनी छानबीन कर रही थी। सारे घर का सामान तहस-नहस कर दिया था। हर तरफ सामान बिखरा हुआ था। बिखरे सामान को पार करके नीलू कमरे में होती हुई राजेश के पास पहुंची। कमरों का सामान पुलिस के अधिकारियों ने बड़ी बुरी तरह फैला दिया था। नीलू को एक बात समझ नहीं आ रही थी, आखिर पुलिस घर में क्यों आई है। लेकिन जैसे ही उसने बैठक में जाकर दिखा, 2 पुलिस अधिकारियों ने हरी को थोड़ी जो ढील देकर खड़ा कर रखा था और हरी की पिटाई के कारण सकल पर 12 बजे रहे थे। पुलिस वालों से मार खा खाकर उसके हाथ पैर मुंह स दिए थे। नीलू को ये समझते देर नहीं लगी हो, ना हो जाने अनजाने में हरी ने बड़ी चालाकी से चोरी का सामान उसके घर में कहीं छुपा दिया है। हरी की ऐसी हालत देखकर नीलू की आंखों में आंसू आ रहे थे और उसको गुस्सा भी आ रहा था। हरी ने नीला के सामने सर झुकाए खड़ा था। आंख से आंख मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। पुलिस ने इंस्पेक्टर जो थे वो राजेश का और नीलू को 100 बार देखने के बाद एक बार और हरी से दोबारा पूछा, अगर तुमने हमें सही ठिकाना बता दोगे तो तुम्हारे रिश्तेदारों का घर का सामान और ज्यादा नहीं दिखेगा, नहीं तो सारा सामान बिखेर कर हम सामान ढूंढ ही लेंगे। सुशीला देवी घबराहट के कारण होने लगी और उन्होंने तो आज तक कभी अपने घर में पुलिस अच्छी नहीं थी। आज पहली बार उन्होंने पुलिस को अपने घर में इस तरह सामान को बिखरे हुए देखा तो अपनी बेटे से बार बार पूछ रही थी, क्या हुआ, किसी ने कुछ किया है? बेटा पुलिस क्यों आई है, क्या ढूंढ रही है? राजेश अपनी मां को सोफे पर बैठा दिया और अपने दोस्त इंस्पेक्टर विनीत को फोन किया, जिससे पहले हरिकेलम मैरिज करने पर मामला सुलझाया था। लेकिन इंस्पेक्टर विनीत का ने कही, यार मेरी वहां से पोस्टिंग दूसरे शहर में हो चुकी है, मैं तुम्हारी शक्कर भी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम मेरी बात करवाओगे तो मैं इंस्पेक्टर को इतना कह सकता हूँ कि वो तुमने कोई नुकसान न पहुँच। आखिर हम सब एक डिपार्टमेंट के लोग हैं, हमें भी अच्छे बुरे की पहचान होती है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस चोरी में तुम्हारा कोई हाथ नहीं होगा। तुम तो बस गेहूं के साथ घुन की तरह फंस गए हो। तभी नीलू ने हरी को थप्पड़ मारते हुए पूछा, तुझे अपनी बहन के घर में ऐसा काम करते हुए शर्म नहीं आई? मैं तेरा क्या बिगाड़ा था? बचपन से तुझे संभालती आ रही हूँ और तूने मुझे ये सिला दिया। तुझे अच्छा तो एक कुत्ते को पाल लेती, कम से कम वफादार तो रहता। तूने तो मेरे ससुराल में मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी और मेरे पति की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इतनी मार खाने के बाद हरी किसी कीमत पर सामान बताने को तैयार नहीं हो रहा था। शाम होने को थी। हरी को लग रहा था कि जहां उसने सामान छुपाया है वहां तक तो पुलिस पहुंच ही नहीं पाएगी। पुलिस ने जो सारे घर की छानबीन करके बाहर निकली तो सामने सर्वेंट क्वार्टर पर नजर गई। इंस्पेक्टर ने पूछा, ये किसका कमरा है? तो राजेश ने कहा, हमारे काम वाली का कमरा है। किशन को बार बार लग रहा था कि वो पुलिस को सीधे बता दे कि वो सामान कहाँ रखा है, लेकिन राजेश ने धीरे से उसे मना कर दिया कि अगर हम बताएंगे तो हमारी वही स्थिति होगी। आप बैल मुझे मारा, हमें खुद पुलिस को चोरी का सामान बता देंगे तो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। पुलिस वाले किसी के सगे नहीं होते। इस सारी वारदात में हमारा, तुम्हारा और मेरा कोई हाथ नहीं है। ये बात पुलिस वाले विश्वास भी नहीं करेंगे। आखिरकार पुलिस वाले जो बिमला के कमरे की ओर चलते बने कमरे में ताला लगा हुआ था। इंस्पेक्टर ने ताला तोड़ने के लिए कहा। ताला तोड़कर 2 पुलिस कर्मचारी अंदर गए और सारा कैमरा छान डाला, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। इंस्पेक्टर जब खुद अंदर गया तो उसकी निगाह कमरे में बनी पर छाती पर पड़ी।
उसने कर्मचारियों को ऊपर चढ़ना और गांव कहा कि ऊपर जाकर देखो, आखिरकार सारा सामान मिल गया। टीवी के अंदर से पुलिस अधिकारी को सारा सामान निकालकर नीचे ले आया। इतने रुपए और ज्ञानी देकर नीलू और राजेश हैक बक्के रह गए। सुशीला देवी को तो सामान देखकर ही वही बेहोश होकर गिर पड़ी। आखिर उनके घर में इतने गहने और वो भी कहां से आए? भगवान कृष्ण और राजेश ने अपनी मां को उठाया और अंदर ले गए। पानी के चीते देकर धीरे धीरे उन्हें होश में आया। तभी निलंसार उसका छोटा भाई दोनों की मुंह से निकल गया, अरे यही